कलकत्ता में आप बाकी जगह छोड़ दो, कलकत्ता की 11 में से एक भी सीट अगर बीजेपी जीत गई तो तृणमूल कांग्रेस का एक सांसद सर मुंडवाले। शख्स बता रहे थे कि हमें तो फायदा हो गया। हमने कहा ऐसे आप चुनाव जीतेंगे कि मतलब कुछ ऐसे पासपोर्ट का आरोप लगा दीजिए, उसमें कुछ ऑथेंटिसिटी का कुछ प्रमाण नहीं है, पवन खेरा कुछ कहते हैं और फिर एकदम से आप लोग को लगता है कि आप लोग चुनाव नहीं जीतेंगे। गौरव गोगोई को पता ही नहीं था कि उनको जोरहट से चुनाव लड़ना है। जो मियां मुसलमान के खिलाफ एक्शन लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर दिख रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि सरकार की नीयत क्या है। अभिषेक बैनर्जी ने तकरीबन आधे घंटे खड़े होकर राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, अखिलेश यादव को ब्रीफ किया कि ईवीएम हैक नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं से भारतीय जनता पार्टी में मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि जब तैयारी होती है कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ जाएगा, किस तरीके से तैयारी की जाएगी, कौन से वो इलाके हैं जहाँ पे ज्यादा पुश देने की जरूरत है, मीटिंग सुबह 4 बजे तक चलती है। अधिकारी से हमारी बातचीत हुई तो हमने कहा ये ओरिजिन कैसे हुआ कि भाई इस तरीके की चीज आना कि मगरमच्छ पालेंगे, आइडिया कैसे आया? मगरमच्छ पाला जाएगा, सांप को पाला जाएगा। तो बोले कि एलजेपी के भी 1-2 विधायक नीतीश जी के घर पे आज खड़े थे, 6 कामराज लेन पे बाहर। उनको भी लग रहा है वहां की हम चले जाएं, अभी चेहरा दिखा दें, नया भाग्य विधाता के नाम लिख रहे हो, गलती से हमारा भी लिख दिया जाए। पॉलिटिशियन बिन पेंदी का लोटा होता है, मतलब उसके अंदर कोई वो नहीं है, कभी भी कुछ भी बोल सकता है। मेरी सुई तो वहीं अटकी हुई थी कि जब इन्होंने बोला कि पॉलिटिशियन तो बेपेंदी का होता है तो खुद ही बोलते हैं उससे उसको लुढ़कने में परेशान मतलब आसानी होती है। हाँ, कहीं भी लुढ़क सकते कि कबाबे सीख हैं हम, करवटें हर सू बदलते हैं, जो जल उठता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। पीला गमछा डाल के जाना और जो दरोगा जो है वो कुर्सी से खड़ा होकर आपकी बात सुनेगा। और 4 दिन के बाद एक वीडियो आया जिसमें उनके कार्यकर्ता जिन्होंने वो उनकी पिटाई हो रही थी। जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग को लेकर उन्होंने इसका पर्दा गिरा दिया है। नाटक खत्म। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। यार जितेंद्र, आज फिर ये न राहुल है, ये पीछे रह गया रेस में आगे। भाई तुमने क्या बोला था कि मैं बारापुला से पार कर गया हूँ, बाहर खड़ा हूँ। इसने बोला मैं बारापुला पे हूँ। नहीं, मैंने देखा जैसे ही मैंने एंट्री की पता चला कि अमित जो है बारापुला में है और राहुल जो इन हाउस आरजी नहीं फिल्म सिटी में गाड़ी लगा रहे हैं और ये पहले आ गए, ये बाद में क्या तो ऐसा है कि रेस में आगे रहता है और रिजल्ट में पीछे। ये हर जगह यही हाल है। कांग्रेस की कहानी हो गई ये तो। नहीं, कोई कांग्रेस की कहानी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर का ये ताज़ा एपिसोड और इसमें हम आपको बताएंगे कि चुनावी माहौल कैसा है पूरे देश में अलग अलग तरफ, यानी केरल, तमिलनाडु दक्षिण में, पुदुचेरी और इधर उत्तर पूर्वी भारत में। अगर हम बात करें पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में तो असम और पश्चिम बंगाल की चुनावी यात्रा आपको कराएंगे। तो आज का ये एपिसोड इसलिए भी खास है क्योंकि आज रिकॉर्ड संख्या में रिपोर्टर्स ऑफ एयर में रिपोर्टर्स यहाँ मौजूद हैं। कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको स्टूडियो में और कुछ प्रकट होंगे। 3 रिपोर्टर हमारे प्रकट होने वाले हैं अलग अलग स्टेट से, अलग अलग चुनावी क्षेत्र से, अलग अलग जगहों से। और सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, मेरे साथ मौजूद हैं ये 4, मेरे अलावा ये 3 रिपोर्टर यहाँ मौजूद हैं और मेरे अलावा 3 रिपोर्टर वहाँ आपको दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे पहले खुफिया विभाग की बात करें, जिनके बारे में इनके दर्शक ही कहते हैं कि इनके पीछे भी आंखें लगी हैं। अभी पिछले दिन कहीं जा रहे थे जितेंद्र सिंह, तो लोगों ने कहा कि अरे थोड़ा ध्यान से चलाना गाड़ी, ये जितेंद्र सिंह जा रहे हैं, इनके पीछे भी आंख लगी है, पीछे भी देखते हैं। तो जितेंद्र सिंह आपको लिए चलेंगे। सिर्फ सांप और मगरमच्छ की बातें चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं हैं, ग्राउंड पर भी उतर रही हैं। और वो कहाँ नदी नालों में, बांग्लादेश से सटी सीमा पर नदियों में मगरमच्छ और सांप होंगे, उसकी कहानी बताएंगे। इसके साथ ही ये बताएंगे कि असम और पश्चिम बंगाल के नदी नालों, जो सीमा पर नदी नाले हैं, वहाँ से लेकर गंगा घाट तक की आपको खबरें देंगे, खुफिया खबरें देंगे और बहुत ही रोचक खबरें देंगे। उनके ठीक सामने बैठे हैं हमारे इन हाउस आरजी राहुल गौतम। राहुल आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार और बाकी कांग्रेस में क्या क्या चल रहा है, तमिलनाडु में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में आंखों देखा हाल देखने वाले का आंखों देखा हाल बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें उधर चल रही हैं। और मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हैं अमित भारद्वाज, जिनसे हम बात करेंगे यशवंत वर्मा, नीतीश कुमार
और तमाम इस पर कि बिहार में 2.5 कदम और 2.5 साल की कहानी क्या है, बिहार का सम्राट आगे कौन बनने वाला है, तो इन तमाम चीज़ों पर बातचीत होती रहेगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। चलिए असम आपको लिए चलते हैं और वहाँ पर मौसमी सिंह हमारे साथ हैं। मौसमी से हम ये जानना चाहते हैं, मौसमी, वहाँ चुनावी संग्राम तो थम चुका है लेकिन कहानियाँ अभी भी चल रही हैं, तैर रही हैं हवा में, लोग अभी भी याद कर रहे हैं। तो आप असम के जोरहट में थी, वहाँ क्या मुद्दा था लोगों के बीच? वोट डालते हुए लोग किन उम्मीदों और सपनों के साथ बूथ तक आए थे? आप थोड़ा अपने अंदाज में अपने उसमें बयान कीजिए। नमस्कार, अपना लोग भाले आसने मोई भाले आसू। रिपोर्टर्स ऑफ एयर की टीम को नमस्कार। हम असम के चाय के बागानों के बीच में बैठे हैं, जहाँ पे हम हैं अभी जोरहट में। ये 1929 का एक बंगला है और यहाँ पे पूरे चारों तरफ चाय के बागान ही है। और आप देख रहे हैं कि मौसम कितना बढ़िया है, लेकिन सियासी मौसम पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और मैं सुन रही थी आप सबको वहां दिल्ली में, जलिए मत, मेरे हाथ में असम की चाय है और क्या स्वाद है, वाह, मतलब आनंद ही आनंद है। वैसे ही बहुत लोग, बहुत एंकर्स ने मुझे बोल दिया है, जैसे ही मैंने बोला कि मैंने दर्जन भर चाय के प्याली पी ली है तो उन्होंने मंगाई है चाय। तो आज हम बहुत ओवर लगेज होने वाले हैं। बहरहाल जो बतकही चल रही थी आप लोग की, असम काफी सुर्खियों में रहा। हम लोग छाए रहे, मतलब पीयूष वहाँ गुवाहाटी में और हम यहाँ पे जोरहट से। जोरहट जो है पूरा, जो जगह जहाँ पे हम लोग हैं, ये पूरा कल्चरल कैपिटल है और चाय के बागान तो है ही, एजुकेशन हब भी है। और जुबीन गर्ग यहीं की यूनिवर्सिटी से पढ़े। बिहू का फेस्टिवल आ रहा है और मैंने देखा कि मेखला सादर पहने हुए बहुत जो असमीज महिलाएं हैं अपना अपना रोल अदा करती हैं। पर अगर जैसे कि मतदान हो रहा था तो वो भी उनके लिए सेलिब्रेशन था, तो वो मेखला सादर पहनी हुई थी और उन्होंने बोला बिहू आ रहा है। तो वहीं से चर्चा चली आई जुबिन गर्ग की, क्योंकि जुबिन गर्ग एक ऐसे चमकते सितारे थे जिनके जाने के बाद भी वो अभी तक यहाँ पे चमक रहे हैं, लोगों के दिलों में चमक रहे हैं। ये मुझे महसूस हुआ। जिससे भी जुबिन गर्ग की बात करो उसकी आंखों में आंसू था। एक रेस्टोरेंट में हम लोग गए और वो बिल्कुल ऑथेंटिक असमीज रेस्टोरेंट है, सोका करके है या कुछ, और यंगस्टर था वो, 9 साल से चला रहा है। तो यही जोरहट में तो हमने असमीज थाली खाई, अलग अलग व्यंजन थे उसमें, और उनसे जिक्र किया जुबिन गर्ग का। तो उन्होंने कहा कि वो हम लोगों में से एक थे और इसीलिए जो यहाँ की सियासत है उसमें जुबिन गर्ग का एक फैक्टर मुझे नजर आया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे आके वो इस रेस्टोरेंट में खाते थे। वो महिला ने बोला कि बिहू का फेस्टिवल आ रहा है, अलग अलग जगह जाके वो सिंगिंग करते थे। इतने बड़े सितारे, 50 लैंग्वेजेस में उन्होंने गीत गाए और इतने सालों से हजारों लाखों गाने लिखे। और एक गाना उन्होंने जिक्र किया, जो रेस्टोरेंट ओनर था, वो बोला, यंगस्टर था, उसने बोला पॉलिटिक्स पर उन्होंने एक गाना लिखा था कि पॉलिटिक्स मत करियो और पॉलिटिक्स पापड़ होती है। तो वो सब चीजें जो जनता को छूती थी, चाहे पॉलिटिक्स से परे थे, दूर रहते थे, अच्छे अच्छे नेताओं को अगर कुछ कह दें, पर्यावरण को लेके उन्होंने कई बारी सियासतदानों को डांटा या अपनी भाषा में बोल दिया पेड़ मत काटो। तो अगर जुबिन गर्ग कह दे तो जनता सड़क पर आ जाती थी। 8 दिन तक तो जोरहट जो है बिल्कुल बंद था जब जुबिन गर्ग गए। तो वो यूथ में वो मैंने देखा कि वो एक तरीके से वो उनको उनके जाने का दुख है और जो कार्रवाई नहीं हुई उससे संतुष्ट नहीं है। तो एक साइलेंट फैक्टर जुबिन गर्ग का यहाँ पे नजर आता है। और उसके अलावा क्योंकि जोरहट, अब तो पीयूष तो बढ़िया गुवाहाटी लैंड की और वहां पे गुवाहाटी में कवरेज कर रहे हैं, हमें गुवाहाटी से आना पड़ा जोरहट तक और 7-8 घंटे का रास्ता है। तो जोरहट जो है बेसिकली अपर असम में आता है और हम सीधे पहुंचे गौरव गोगोई के घर पे। यहाँ पे MOS जो है पवित्र मार्गेरिटा, वो भी यहीं से है, ज्यादा लोगों को अगर नहीं पता हो
तो वो भी यहाँ पे वोट डाल रहे थे। तो 2 हमारे टारगेट्स थे। मौसमी, आपने गौरव गोगोई का इंटरव्यू किया था, उनकी लड़ाई कितनी मुश्किल और चुनौती भरी है और कितनी आसान, आपको क्या दिख रहा है ग्राउंड पे, ये बताइए। गौरव गोगोई जो है अपने फादर, क्योंकि उनके फादर 1970s में यहाँ पे चुनाव लड़े, तो उनकी विरासत को कैसे आगे ले जाएंगे, क्या फैक्टर्स होंगे जो उनके लिए वर्क करेंगे, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है तब जब गौरव गोगोई लगभग 1 लाख से ऊपर के मार्जिन से जोरहट संसदीय क्षेत्र जीते थे। तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों आपको लगता है कि मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ जो खड़े हैं बीजेपी के विधायक, लंबे पारी खेल चुके हैं, हितेंद्र नाथ गोस्वामी, उन्होंने सारे अपने एनिमीज को न्यूट्रलाइज किया हुआ है और वो कड़ी टक्कर इनको दे रहे हैं। तो पूरी जोरहट जो लोकसभा, इसमें तो 4 हैं, लेकिन कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो एक तो अपोनेंट स्ट्रांग है, दूसरा आप तरुण गोगोई नहीं है। तरुण गोगोई का अपना मिजाज था, अपना अंदाज था। वार्ड कमिश्नर से उन्होंने मुझे बताया, जब उनके घर गए, बड़ा सीधा सिंपल घर है, तो किसी ने बताया यहीं पे वार्ड कमिश्नर थे तरुण गोगोई। उसके बाद उन्होंने सियासत का सफर बतौर वार्ड कमिश्नर के बाद एंट्री ली और सियासत का सफर यहीं से तय किया। जोरहट की शहर के बीच में उनका घर है और अहोम समुदाय से, तो सुबह हमने देखा कि सारे अहोम समुदाय के जितने बड़े लोग हैं वो आशीर्वाद देने आए थे। उनकी माँ डॉली गोगोई, उनको देख के हमने बोला, मैम आपको अगर याद हो तो मैं 10-15 साल पहले आई थी यहाँ पे गोगोई साहब से मिलने, तो उन्होंने चाय पिलाई थी और यहाँ पे इधर उधर। तो बोली मुझे याद है सर, आते थे 24 अकबर रोड में। तो उन्होंने वो दौर देखा है अपने पति का, और अब अपने बेटे को वो आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत ही मतलब कि सरल व्यवहार की थी और बोली कि मुझे कभी कभी लगता है कि ये, मैंने कहा आपको लगता है कभी कभी कि आपके हस्बैंड की तरह बोलते हैं, काफी हाव भाव है? कहते बहुत कुछ सिमिलैरिटी है, लेकिन सिर्फ अक्स दिखने से काफी नहीं होता है। ये अग्नि परीक्षा है गौरव गोगोई के लिए। हालांकि उनकी भी छवि सीधी और सिंपल नेता की बन रही है यहाँ पूरे इलाके में, और अगर यहाँ मोबिलाइज गौरव गोगोई कर लेते हैं जोरहट में, तो आप समझिए गोलाघाट से लेके पूरा ये जो स्ट्रेच है अपर असम का, जिसमें 2 दर्जन से ऊपर की सीटें आती हैं, बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। तो इसीलिए गौरव गोगोई के लिए ये आगे का सफर, अगले 10-20 साल की सियासत कांग्रेस की क्या होगी, वो जोरहट की जीत या हार तय करेगी। तो मुझे ये बहुत एक फैक्टर ये लगा। और मतलब कि एक्सपीरियंस ऐसा था कि असम में जब मैं पोलिंग बूथ्स पे गई तो मैंने देखा कि लोगों को मैं अपने आप, क्योंकि असम का पोलिंग परसेंटेज भी बम्पर गया है और हर बार वो अपने पिछले रिकॉर्ड को बीट करता है, तो लोग अपने आप आ रहे थे। थोड़ा बदली छाई हुई थी, उसके बावजूद भी सब कोई फैमिली को लेके आ रहा है, कोई बच्चों को लेके आ रहा है। इतना सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस या सुरक्षा की वो नहीं थी, मुस्तैदी नहीं थी, लोग रूल्स फॉलो कर रहे थे। और ये नहीं है कि पूरा जोरहट शटडाउन हो, मतलब सबको पता था वोट डालना है। जैसे बिहार यूपी में होता तो एक चाय भी नहीं मिलती है, इधर ढूंढो उधर ढूंढो, कुछ खाने को नहीं मिलेगा पूरे दिन, क्योंकि पूरा शटडाउन होता है। चुनाव हो रहा है तो चुनाव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लोगों को पता था ये एक पर्व है, जैसे बिहू एक फेस्टिवल है, ये हमारा पर्व है और हमें इसमें हिस्सा लेना है। तो बहुत मुझे वो फैक्टर भी लगा। और टेस्ट ये भी है कि राहुल गांधी के राइट हैंड मैन मत कहिए तो बोलिए कि उनके बहुत क्लोज एड है गौरव गोगोई, डेप्यूटी लीडर है। राहुल गांधी ने अबव ऑल उन पर विश्वास जताया है। तमाम सीनियर लीडरशिप थी, कई इसी नाराजगी में छोड़ के चले गए, लेकिन उन डेप्यूटी लीडर होने के बावजूद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि गौरव गोगोई को पता ही नहीं था कि उनको जोरहट से चुनाव लड़ना है। जब स्क्रीनिंग कमेटी में बैठे बार बार वो पूछते थे आप बता दीजिए अगर चुनाव लड़ना है तो मैं तैयारी कर लूं, तो मुझे किसी ने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी में जब जोरहट की बारी आई तो गौरव गोगोई 2 नाम लेके गए।
लेकिन फिर उनको बोला गया कि नहीं, आप ही लड़ लीजिए। तो ये तो हाल था उनकी तैयारी का। और कहीं ना कहीं संकेत ये भी उनके करीबियों ने दिए कि गौरव सिर्फ 3 दिन कैंप किए जोरहट में, बाकी वो फेरी लगाते रहे पूरे असम में, बिकॉज बाकी लीडर्स सब अपने अपने जिलों में अपनी अपनी असेंबलीज में सिकड़ गए। किसी ने कहीं इतना ज्यादा प्रचार नहीं किया जितना गौरव ने किया। मौसमी असम का चुनाव है, हिमंत विश्व शर्मा के बिना ये पूरा नहीं होता है। तो हिमंत विश्व शर्मा को लेके आप क्या कहेंगी, वहां पर आपका आकलन क्या है? इंटरेस्टिंग है कि जो कंट्रोवर्सी हुई उसमें आप एक फैक्टर, क्या वो फैक्टर हो सकता है? आप देख रहे हैं किस तरह से असम के मुख्यमंत्री लगातार मीडिया में जो है बहुत खरी खोटी सुना रहे हैं। कभी भाषा की सीमा को लांग दे रहे हैं, जितना अभद्र भाषा है उसका भी प्रयोग हो जा रहा है, गाली गलौज हो जा रहा है। मतलब एक लार्ज सेक्शन असम का सोचता है कि इस तरह की भाषा, स्पेशली स्ट्रेच में, कि इस तरह की भाषा का प्रयोग क्या, क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल हो या तरुण गोगोई हो, उनकी छवि अलग थी। तो एक तो वो भाषा की क्या सीमा लांघना हेमंत बिस्व शर्मा को भारी पड़ेगा कि उनकी सीटें कम हो। अभी भी मुझे लगता है बीजेपी का किला बहुत मजबूत है, लेकिन बीजेपी या हेमंता का किला, बीजेपी में भीतर गांठ हो रहा है, इसकी भी खबरें आ रही हैं। तो हेमंता, डिपेंड करता है कि भाई हेमंता ने जो किया आखिरी के 3-4 दिन में स्लॉग ओवर्स में, जिस तरीके से उन्होंने बात की, क्या उनको भारी पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को लगता है कि, मतलब मुझे एक शख्स बता रहे थे कि हमें तो फायदा हो गया। हमने कहा ऐसे आप चुनाव जीतेंगे कि मतलब कुछ ऐसे पासपोर्ट का आरोप लगा दीजिए, उसमें कुछ ऑथेंटिसिटी का कुछ प्रमाण नहीं है, पवन खेरा कुछ कहते हैं, और फिर एकदम से आप लोग को लगता है कि आप लोग चुनाव नहीं जीतेंगे। लेकिन हेमंता लगातार गौ रक्षा की बात कर रहे थे और गुवाहाटी की कैंडिडेट पर वार कर रहे थे। तो लगातार इसी पर आ रहा था कि मांस खाते हैं, गाँव खाते हैं, फलाना ढिमकाना, और सारा जो ध्रुवीकरण है इस पे हो रहा था, पोलराइजेशन होने लगा था, और लगातार रोज वो छप रहे थे। लेकिन एकाएक पवन खेरा की एंट्री होती है। पवन खेरा ये आरोप लगाते हैं और कहते हैं ना कि अगर आप अगर आरोप में कोई दम नहीं है तो इतना सक पकाने की जरूरत क्यों थी। भले ही हेमंता की जो है वो अलग तरीके से बैटिंग करते हैं और अपने एनिमीज को डिमोलिश करते हैं, लेकिन जो उनकी वो तिलमिलाए वो असम की जनता उसको रीड कर रही है। और कांग्रेस को लगता है कि नैरेटिव चेंज हुआ, खेरा को पकड़ो, पाताल से पकड़ो, स्वर्गलोक से पकड़ो, कहीं नरकलोक से पकड़ो, ये सब चर्चा होने लगी और उसके मीम्स बनने लगे। तो एक जो कांग्रेस के पास हालांकि संगठन नहीं है और एट लास्ट मोमेंट उसको नैरेटिव बिल्डिंग करनी थी, उसमें कांग्रेस को लगता है कि हमने अच्छा काम किया। अब हम आपको लिए चलते हैं दूसरे जिले, दूसरी कंस्टिट्यूएंसी, दूसरे रिपोर्टर के पास, पीयूष मिश्रा। पीयूष, आपने पूरा चुनाव लंबे समय तक कवर किया, पूरा गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के इंटरव्यू लिए। तो हिमंत विश्व शर्मा को लेकर कैसी हवा है, क्या है, कैसी चुनौतियां हैं उनके सामने, इन सारी चीजों पर आपका आकलन क्या है? पिछले 15-20 दिनों में आपने जो देखा वो बताइए। प्रणाम संजय सर, राहुल, जितेंद्र सर, अमित, आप सबको देख के फिर से बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा रंग और ढंग देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं अभी भी असम में हूं। लेकिन आज मेरा असम का आखिरी दिन है। कल विधानसभा चुनाव को लेकर जो वोटिंग होनी थी वो वोटिंग हो गई। कल बहुत बड़ा हैपनिंग दिन था जिसमें हमने देखा कि कैसे असम की जनता भारी संख्या में निकल कर आई और उन्होंने अपना वोट डाला। सुबह 6 बजे मैं एक पोलिंग बूथ पे पहुंच गया, लेकिन 7 बजे वोटिंग शुरू होनी थी, उससे पहले ही ऐसा लगा पोलिंग बूथ पूरा भर गया हो। इतनी लंबी लंबी कतारें 6 बजे से ही लगनी शुरू हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि लोग सुबह सुबह ही अपना वोट डाल देना चाहते हैं। और इसका कारण ये भी है कि नॉर्थ ईस्ट में जो सूरज है वो जल्दी उग जाता है और लोगों का जो दिन है वो जल्दी शुरू हो जाता है। आप 4 बजे के आसपास आपको सूरज की छटा दिखनी शुरू हो जाएगी और हल्की हल्की रोशनी के बीच यहाँ पर लोग काम करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन कल सुबह लोगों में काफी उत्साह था। हमने लोगों से पूछा भी कि क्या कारण है वो इतनी जल्दी आते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो सुबह सुबह अपना काम खत्म करके जो है बाकी कामों में लग जाना चाहते हैं, इसलिए भारी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं। कुछ देर वो वहां पर वेट करने के बाद फिर हम गए एक मंदिर में
जहां पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को आना था। आपको बता दें कि उन्होंने अपने दिन की शुरुआत कामाख्या मंदिर जाकर की। उसके बाद वो एक मनसा देवी पहुंचे। मनसा देवी मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जालुकबारी में, जहां से हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले काफी लंबे समय से जो है वो वहीं से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। और मनसा देवी मंदिर तो उनके घर जैसा हो गया है। वहां पर जब हम गए तो लोग पहले से ही कतार लगाए, इतनी भीड़ में लोग इंतजार कर रहे थे कि जब मामा आएंगे तो उनके साथ जाके पूजा करेंगे। जैसे ही हिमंता बिस्वा शर्मा घुसे वैसे ही मामा मामा को लेकर नारे लगने वहां पर शुरू हो गए। हर आदमी सिर्फ एक चीज चाहता था, वो ये कि असम के मुख्यमंत्री के साथ एक सेल्फी हो जाए। वहां पर कुछ देर वेट करने के बाद हमने जो है उनका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के बाद वहां से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर वोटिंग सेंटर था। अब वोटिंग सेंटर तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद भी हमको करनी पड़ी, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई थी। गाड़ी कहाँ थी पता नहीं, लेकिन अचानक से जो है एक सहयोगी की गाड़ी मिली। हम उस गाड़ी में बैठकर वोटिंग सेंटर पहुंच गए। अब वोटिंग सेंटर पर उतरने के बाद भी वही जंग, क्योंकि चारों तरफ इतनी भीड़ की अंदर जाना बहुत मुश्किल। और कतार से, मतलब आप सोचिए कि वोटिंग सेंटर का एंट्री गेट है, एंट्री गेट से अंदर जाना है, तो अंदर जाते हुए कि दोनों तरफ, मतलब इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हाथ में फोन लेकर खड़ी हैं कि एक तस्वीर हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ खिंचा लें या उनकी खींच लें। लेकिन क्या करें, जब हिमंता बिस्वा शर्मा वहां पहुंचे तो मीडिया का इतना जमावड़ा था, मीडिया के इतने कैमरे थे कि मुझे लगता नहीं कि सभी महिलाओं को जो है, या जो वहां पे लोग मौजूद थे, उनको मौका मिला होगा एक तस्वीर असम के मंत्री के साथ खिंचवाने की। लेकिन एक चीज जो मैंने देखी, अपनापन, परिवार वाली जो बात होती है वो मुख्यमंत्री के अंदर, कि जैसे ही वो वोटिंग सेंटर पर उतरे तो सबसे पहले उन्होंने अपनी धर्मपत्नी का हाथ पकड़ा, उसके बाद दोनों बच्चों को साथ लिया और धीरे धीरे वो वोटिंग सेंटर की तरफ बढ़े। लेकिन भीड़ इतनी थी कि एकदम से बच्चे जो है पीछे छूट गए। मीडिया का जमावड़ा इतना ज्यादा था कि भीड़ काबू में नहीं आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे हिमंता बिस्वा शर्मा को जब लगा कि बच्चे कहीं फंस ना जाएं भीड़ के अंदर, तो खुद पीछे मुड़े और पीछे मुड़ने के बाद वो सभी बच्चों को अपने साथ लेके आगे बढ़े। और जैसे जैसे वो आगे बढ़े, फिर वोट डालने जा रहे थे, वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ कि हर आदमी उनसे मिल लेना चाहता था। अंदर जाना उनके लिए मुश्किल हो गया। फिर सुरक्षा कर्मियों को कहीं ना कहीं उसमें आना पड़ा। एक चीज और, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी हिमंता बिस्वा शर्मा वोटिंग सेंटर में बाहर खड़े रहे, जो अमूमन हम नेताओं में नहीं देखते हैं कि भाई कोई नेता अगर जा रहा है तो अगर हाई प्रोफाइल नेता है तो सीधा आते हैं, वोट डालते हैं, चले जाते हैं। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा आए, वो लाइन में खड़े रहे, उनको भीड़ से कोई मतलब नहीं था। साथ में उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे वहां पर खड़े थे। और जब उनका नंबर आया तब परिवार के लोग अंदर गए, वोट डालकर फिर वो वहां से वापस निकले। तो हमने विधानसभा चुनाव पूरा कवर किया, असम के लगभग सभी जिलों को छुआ और 14 दिन में असम की जो खुशबू है उसको पहचाना। यहाँ का जो नेचर है, यहाँ के जो लोग हैं, उनसे मिले और असम को बहुत करीब से महसूस किया है। पीयूष, आपको असाइनमेंट की तरफ से एक स्पेशल टास्क मिला था, उस टास्क को लेकर आप कितना उसे पूरा कर पाए, और उसको लेकर आपकी जो अपनी प्रतिक्रिया है, आपका जो अंदाज है, वो हमारे दर्शक देखना चाहेंगे। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहा मियां मुस्लिम का। और मियां मुस्लिम को लेकर सरकार ये कहती रही कि उन्होंने काफी काम किया है। कई सारे मियां मुस्लिम, यानी कि वो मुस्लिम जो बांग्लादेश से आए हैं, उनको यहां से हटाने के लिए कई बड़े बड़े कदम उठाए हैं। अब किसी ने हमको ये बताया कि असम का जो आखिरी जिला है धुबरी, वहां पर सबसे ज्यादा बसावट है मियां मुसलमानों की, यानी कि वो मुसलमान जो बांग्लादेश से आए हैं। इसकी जांच पड़ताल करने के लिए हम धुबरी पहुंचे। अब धुबरी के संतोषपुर में जब हम वहां पर गए तो एक अलग ही तरह का चित्र वहां पर हमको दिखा। हो क्या रहा था वहां पर कि हाईवे के चारों तरफ, जो रास्ता हाईवे से होता है और धुबरी के अलग अलग जिलों पर जाता है, उसके कोने पर हमने देखा फट्टियां पड़ी हुई हैं, दरवाजे पड़े हुए हैं, सब टूटे दरवाजे हैं, ईंट पत्थर पड़े हुए हैं। ये वो ईंट पत्थर थे जिनको बुलडोजर से तोड़ा गया था। कुछ महीने पहले उन घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ था, जिनको हिमंता बिस्वा शर्मा का मानना है कि उन घरों में मियां मुस्लिम रहते हैं, तो वहां पर बुलडोजर एक्शन किया गया। बुलडोजर एक्शन के बाद वहां पर जो लोग रहते थे उनको फिलहाल रहने की कोई जगह नहीं दी गई है सरकार की तरफ से। वहां पर बुलडोजर चलाया गया। सरकार को कोई मतलब नहीं है कि उन घरों में जो लोग रहते थे वो कहाँ हैं, किस हालत में रह रहे हैं। लेकिन वहां पर जो लोग रहते थे उन्होंने अपने घर का सामान, यानी कि टीन, दरवाजे और बाकी घर के जो सामान है, वो हाईवे के कोने पर ही सड़क के साथ में ही रखा हुआ है। और वहां पर रात में लोग उस सामान की निगरानी करते हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि कभी ना कभी तो जगह मिलेगी सरकार की तरफ से कि वो रह पाएंगे।
लेकिन एक बात साफ कर दी गई है सरकार की तरफ से कि वो किसी भी तरह से जो है वो मियां मुस्लिम को दोबारा से स्थापित करने के लिए कोई कदम सरकार नहीं उठाने वाली है। तभी किसी ने बताया कि आप चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से जीवन जी रहे हैं। ये एक स्टोरी कवर करते करते शाम हो गई थी और धीरे धीरे रात भी हो गई। अब हम आगे बढ़े, थोड़ा 1 किलोमीटर आगे गए तो हाईवे के साथ में लेफ्ट लिया। अब हो क्या रहा था कि हाईवे से जब आप लेफ्ट लेंगे तो आगे बढ़ने में काफी दिक्कतें हमको इसलिए हो रही थी क्योंकि चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। मतलब अगर आपके पास टॉर्च नहीं है, आपके पास मोबाइल की लाइट नहीं है तो आप चल भी नहीं सकते क्योंकि रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वहां के लोगों ने कहा कि आइए हम आपको ले चलते हैं। हम आगे बढ़े, धीरे धीरे लोगों के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। टॉर्च का इस्तेमाल किया, लगभग 200-250 कदम चले होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिखाई दिया कि कैसे कुछ महिलाएं वहां पर बैठकर एक 2-4 ईंट का इस्तेमाल करके एक चूल्हा जला रखा था महिलाओं ने, और उसमें नीचे लकड़ी के माध्यम से उसमें आग लगाई हुई थी और उसी के ऊपर कढ़ाई रखकर खाना पका रही थी। यानी वो जगह जहां पर ना लाइट है ना पानी है, चारों तरफ सिर्फ गुप्त अंधेरा है और जंगल है, उसमें एक छोटी सी रोशनी हमको दिखाई दी। और उसी रोशनी के ठीक पीछे हमने देखा, जहां पर महिलाएं बैठ के खाना पका रही थी, उसके ठीक पीछे हमने देखा कि तिरपाल का इस्तेमाल करके एक छोटा सा टेंट टाइप घर जैसा बनाया हुआ था। बहुत छोटा सा, यानी मेकशिफ्ट जैसा होता है, जुगाड़ करके जो छोटा सा झोपड़ी जैसा बनता है, वैसा बना हुआ हमने देखा। और जब हमने लोगों से पूछा कि वहां पर वो क्यों रहने, तो उन्होंने बताया कि बुलडोजर चलने के बाद घर टूट गए और अब रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उनको इस खुले जंगल में रहना पड़ रहा है। स्थिति ये मैं आपको बताऊं कि जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे ये ऐसा लगा कि अब मान लीजिए रात में कोई जानवर आ जाए तो फिर बचने का कोई उपाय नहीं है। कीड़े मकोड़े, छिपकलियां, सांप, कहीं से कुछ भी आ सकता है। लेकिन खुला इलाके में लोग अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो चुके हैं क्योंकि रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और ये जगह पूरा जो है पूरा बहुत लंबा हमने देखा कि पूरा खुला मैदान में काफी जगह पर छोटे छोटे लोगों ने कैंप्स बना रखे हैं और वहीं पर सामने बिना लाइट के किसी इंतजाम के एक छोटी सी टॉर्च में जो है लकड़ी का इस्तेमाल करके ईंट के ऊपर कुछ कढ़ाई रख के लोग बर्तन रखे हुए हैं, वहां पर मसाला पीसा जा रहा है और उसी मसाले का इस्तेमाल करके जो है पूरा खाना वहां पर बनाया जा रहा है। तो ये स्थिति है। जो मियां मुसलमान के खिलाफ एक्शन लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर दिख रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि सरकार की नीयत क्या है। और एक मैसेज जो है जरूर सरकार उन लोगों को दे रही है जिनको सरकार मानती है कि वो लोग हैं जो मियां हैं और वो बांग्लादेश से असम में आए हैं। असम से अब हम नीचे उतरते हैं पश्चिम बंगाल की ओर और अपनी तीसरी रिपोर्टर ऐश्वर्या पालीवाल के पास चलते हैं। ऐश्वर्या, बीजेपी ने ममता बनर्जी के गढ़ में मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, घोषणा पत्र। आप वहां मौजूद हैं, तो आप इस पूरे बारे में आपका आकलन क्या है? पिछले घोषणा पत्र से कुछ अलग है, क्या अलग है, क्या पुराना है, वो सारी चीजें आप अपने अंदाज में उसकी व्याख्या कीजिए। संजय जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी रिलीज करने वाली थी, रिलीज करने आए थे खुद गृह मंत्री अमित शाह, तो जितनी निगाहें उस स्टेज के ऊपर थी, सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि बीजेपी क्या करेगी, उतना ही ज़्यादा ध्यान से जो लोग उसको देख रहे थे वो थे टीएमसी पार्टी वाले। टीएमसी पार्टी वाले भी पॉइंट बाय पॉइंट अपना रिबटल बना रहे थे, क्योंकि देखिए आप समय देखिए, लगभग 1 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, तो उसका पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल जो है वो टीएमसी ने दिया। तो जो मेरी लोगों से बात हुई वो ये कि जो मैनिफेस्टो है इसको बनाने में बहुत घंटे गए हैं, बहुत सारी देर रातें गई हैं और वो सारे पॉइंट्स उठाए गए हैं जो कि पॉलिटिकल प्लैंक है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि महिला वोटर जो है, जो बहुत सालों से टीएमसी के साथ खड़ा है, उसको अपनी तरफ लेके आना है और यही कारण है कि मदद के तौर पे 3,000 रुपये हर महीने ये वादा किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। दूसरी चीज़ जिसका ध्यान रखा गया वो ये है कि टीएमसी का मानना है और टीएमसी के ऑफिस में जो चर्चाएं इस समय चल रही हैं वो ये है कि किस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिया जाए जो भारतीय जनता पार्टी का प्रॉमिस है वो। ऐश्वर्या, बीजेपी ने अपना पूरा जोर पश्चिम बंगाल में लगा दिया है जितना, और लोग तो विपक्षी मतलब वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी या गैर बीजेपी वाली पार्टियाँ ये भी कह रही हैं कि सिर्फ बीजेपी ही वहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है, बहुत सारे और अनुषंगिक क्षेत्र भी लड़ रहे हैं, बहुत सारे संस्थान और संगठन भी लड़ रहे हैं। तो बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई है वहाँ, उस रणनीति को लेकर आपका विश्लेषण क्या है
क्या रणनीति है चुनाव जीतने के लिए, पिछली बार की रणनीतियों से अलग क्या है इसमें? कई बार लोग ये बात बोलते हैं कि भाई म्युनिसिपैलिटी का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी उतनी ही शिद्दत से लड़ती है जितना कि लोकसभा का चुनाव लड़ती है। मैं आपको बता दूं 294 सीट्स हैं पश्चिम बंगाल में। बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं से भारतीय जनता पार्टी में मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि जब तैयारी होती है कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ जाएगा, किस तरीके से तैयारी की जाएगी, कौन से वो इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा पुश देने की ज़रूरत है, मीटिंग सुबह 4 बजे तक चलती है। जो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप है वो सब बंगाल के अंदर होते हैं, कोलकाता में होते हैं और रूम्स में रात को 9 बजे या 10 बजे ये मीटिंग चालू होती है और सुबह 4 बजे तक मीटिंग चलती है। 1 या 2 कॉफ़ी ब्रेक्स होते हैं और उसके अंदर डिसाइड किया जाता है कि आगे की रणनीति क्या होगी। जिस भी स्टेट के अंदर मैनिफेस्टो की तैयारी की जाती है तो वो सभी लोग जो ग्राउंड पर लगे होते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग, उन सब का फीडबैक लिया जाता है और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी लोगों को ज़रूरत है और ऐसी कौन कौन सी वो सब चीज़ें हैं जहाँ पे केंद्र उनकी मदद कर सकती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद जो देखा जाता है वो ये है कि किन किन एरियाज़ के अंदर फोकस किया जा सकता है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो लोग जो लगभग 6 महीने से कलकत्ता में बैठे हुए हैं, भूपेंद्र यादव उनमें से एक हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये लोग सब वो लोग हैं जो जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में चुनाव होते हैं उसको अपना घर बना लेते हैं। तो ये बीजेपी की रणनीति है और इसको देखा गया है कि किस तरीके से ग्राउंड फीडबैक लगभग हर 24 आवर्स पे, क्योंकि देखिए कई सीट्स ऐसी होती हैं जहां चुनाव आखिरी मोमेंट तक स्विंग इलेक्शन होता है, तो वहां पे देर रात तक मीटिंग्स चलती हैं कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सा ऐसा आश्वासन सरकार द्वारा दिया जा सके जो पूरा भी हो सके और जिससे लोग उनके फेवर के अंदर आके मतदान करें। संजय जी, मैं आपको बता दूं, अब मैं जाने वाली हूं आपसे बातचीत करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू करने और मैं उनसे ये साफ पूछने वाली हूं कि आपने घुसपैठियों की बात करी, आप घुसपैठियों को आखिरकार खत्म कैसे करेंगे और जो बॉर्डर लगा हुआ है जिससे आप लोग कहते हैं कि घुसपैठी दूसरी तरफ से देश के अंदर आते हैं, उसको आखिरकार बंद करने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है? एक बात और पूछूंगी, यूसीसी के बारे में गृह मंत्री ने डंके की चोट पे ये बोला है कि यूसीसी जो है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे लागू होगा और ममता बनर्जी को ललकारते हुए ये कहा है कि आपको जो बोलना है आप बोल लीजिए, लेकिन यूसीसी अगर बंगाल में सरकार बनती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का क्लेम है कि बनेगी, तो बंगाल के अंदर भी यूसीसी को लागू किया जाएगा। आप तीनों रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप ग्राउंड पे डटे रहें और आप जब यहाँ आएंगे तब अगले एपिसोड में आपसे और अनुभव हम साझा करेंगे। फिलहाल ऐश्वर्या, आपके लिए तो अभी चुनाव का मैदान सजा हुआ है, आप वहाँ पर बिल्कुल कवर कीजिए और अगले एपिसोड्स में भी आपसे ताज़ा जानकारी हम लेते रहेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स ने तो अपनी रिपोर्ट बता दी, लेकिन अभी भी असम और बंगाल की चर्चा ख़त्म नहीं हो सकती है, क्योंकि एक तरफ चुनावी संग्राम चल रहा है, दूसरी तरफ पवन खेड़ा का मामला असम और तेलंगाना को कैसे, किस डोर से जोड़ता है, इस बारे में हम बात करेंगे राहुल से। और इसके बाद फिर हम बंगाल पे भी आएंगे, क्योंकि बंगाल को लेकर दिल्ली में भी बहुत कुछ पक रहा है, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो पहले हम असम पे ही रहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आना पानी का भी धर्म है और चर्चा का भी। तो राहुल, ये असम और तेलंगाना का कनेक्शन क्या है? असम और तेलंगाना का कनेक्शन जो है वो पवन खेड़ा से है और पवन खेड़ा के घर पर जब पुलिस पहुंची तो उसके बाद मैंने उनको फ़ोन किया पवन खेड़ा को, तो पवन खेड़ा के नंबर पर बेल जा रही थी लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने एक व्यक्ति को फ़ोन किया जो कि पवन खेड़ा के बहुत करीबी है, उन्होंने सिर्फ फ़ोन उठा के इतना कहा कि आप घर चले जाइए, बहुत पुलिस आई हुई है। हम तुरंत भागे उनके घर की तरफ, रास्ते में फ़ोन वोनों देते हुए पहुँचे। उनके घर पर जब पहुँचे तो उनका जो घर था वो पूरा कॉर्डन ऑफ था, उनका घर जो है पूरी तरीके से घेरा हुआ था। उनके घर में, मैं थोड़ा बता दूं दर्शकों को, उनके घर में वो है, उनकी वाइफ है और दिल्ली का जो घर है जहाँ पर पहुँची थी पुलिस, मैं एड्रेस नहीं बताऊंगा, निज़ामुद्दीन ईस्ट में वो उनका घर है और काफ़ी पॉश इलाका है वो। वहाँ पर बस उनके जो डोमेस्टिक हेल्प हैं वो रहते हैं और एक बहुत ही सुस्त डॉगी भी रहता है, लेज़ी डॉगी है उनका बहुत, तो वो ऐसे ही जब भी जाते हैं बस वो सोता ही रहता है। तो और उनका जो घर है उसमें आप जाइए तो एक बाइट के लिए कमरा बनाया हुआ है उन्होंने, जहाँ पे वो बाइट वगैरह देते हैं। फिर उन्होंने एक जहाँ से वो लाइव वगैरह करते हैं वहाँ पर उसके लिए वहाँ एक कमरा बनाया हुआ है। तो हम भी जब पहुँचे तो पूरा का पूरा उनका जो घर था वो पूरा का पूरा घिरा हुआ था पुलिस से, पुलिस ने पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ था और असम पुलिस उनके फ्लोर पे थी। आप पुलिस वाले जाने ना दें उनके घर तक,
लेकिन क्योंकि हम कई बार उनके जा चुके हैं, तो मैं और मेरा कैमरामैन इस गली से निकल के उस गली से निकल के जैसे तैसे करके उनके घर पर पहुंचे। 2 घंटे के बाद पुलिस आई। इसके बीच में मैंने फिर उस व्यक्ति को फ़ोन किया जो मुझे थोड़ा बता रहा था कि भाई हो क्या रहा है। तो उन्होंने मेरे को पूछा, मैंने कहा कहाँ है पवन जी? तो उन्होंने कहा देखो मैं आपको राज्य तो नहीं बता सकता अभी, लेकिन वो दिल्ली में नहीं है। ओह, तो वो दिल्ली से जा चुके थे पहले ही, शायद उनको हिंट हो गई, हाँ भनक लग गई थी या हिंट था, तो वो दिल्ली में थे नहीं उस टाइम पे। और उसके बाद फिर वो पहुँचे तेलंगाना हैदराबाद। वो क्यों गए? क्योंकि उनकी जो वाइफ है कोटा नीलिमा, उनका घर है वहाँ पे हैदराबाद के अंदर, और वो उनके घर पर पहुँचे। और सरकार भी है कांग्रेस की, जाहिर है फ़ायदा उनको लगा कि कम से कम पुलिस प्रोटेक्शन जो है वो इजी रहता है। हमने देखा भी है पिछले कुछ रोज़ के अंदर कि जब त्रिंदरपाल सिंह बग्गा को पकड़ने के लिए हाँ, पंजाब पुलिस आई थी, तब बॉर्डर पर क्या कुछ हुआ था, दिल्ली पुलिस। हाँ, तो एक उम्मीद थी उनको कि मैं वहाँ जाता हूँ तो शायद मुझे कुछ रिलीफ मिले। जाहिर है अब वो गए वहाँ पर, उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल लगाई, उनको मिल भी गई है। लेकिन देखिए पवन खेड़ा के लिए मैं बस एक बात बता देता हूँ। पवन खेड़ा के लिए जो ये बोला जा रहा है कि शायद उनसे चूक हो गई या वो कागज़ नहीं पढ़ पाए, आप किसी व्यक्ति को कैसे इवैल्यूएट करते हैं? उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख के। मुझे ये एक व्यक्ति ने कहा, कांग्रेस के नेता ने, आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं किसी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख के? पवन खेड़ा वही व्यक्ति है जिन्होंने सेबी चेयरपर्सन माधुरी बुच के खिलाफ कागज निकाले थे, आपको याद है? माधुरी बुच के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे कागज निकाले थे, और इतने कागज निकाले, इतना प्रेशर बिल्टअप हुआ कि आखिरकार उनको जाना पड़ा। तो उनका ये कहना है कि उनका R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, थोड़ा बेटर होता है। तो उनको कम से कम विश्वास है कि जो पवन खेड़ा जी ने किया है वो बिल्कुल ठीक किया और कागज़ उनको फ़ायदा होगा। अब पूरी जो लड़ाई है, देखिए कई लोगों का मानना है कि पवन खेड़ा ने अपना रोल प्ले कर दिया। जो दरकार थी, पिछली बार भी कांग्रेस और बीजेपी में कोई खास फर्क नहीं है वोट शेयर में, अगर आप दें लेस देन 2% डिफरेंस है, लेस देन 1%, लेस देन 2% है, आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो कोई बहुत बड़ा तो नहीं है, बिल्कुल माइन्यूट है। तो कई लोगों को लगता है कि जो आखिरी पुश चाहिए था, यार एक व्यक्ति ने कहा कि 1 बार मानहानि करो या 3 बार मानहानि करो, सारा तो एक ही मिलनी है। पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर करी, पवन खेड़ा ने गुवाहाटी जाकर फिर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, फिर ये पुलिस एक्शन शुरू हो गया, फिर उन्होंने एक वीडियो रिलीज कर दिया वोटिंग से। आपको याद होगा उन्होंने एक रिलीज कर दिया वीडियो। तो उनका कहना था कि इससे हमको फायदा, उनका मानना है कि अगर होगा तो पवन खेड़ा विल बी डिक्लेयर्ड एज ए हीरो। तो पवन खेड़ा इस उम्मीद में वहाँ गए थे, इसमें वसीम बरेलवी साहब का एक शेर भी है, मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। तो ठीक है, वो डूबे और बच भी गए, बच गए। हाँ। तो अब हम इस बहुत ही दिलचस्प किस्से के साथ ही अब हम वहाँ से नीचे उतरते हैं, मतलब असम को थोड़ा छोड़ें और अब नीचे बंगाल की ओर आएँ। तो बंगाल में मैनिफेस्टो जारी हो चुका है और बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया है। इसके साथ ही वहाँ जो स्थिति है उसको लेकर अमित बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी रणनीतियों पे बात कर रहे हैं। तो आपका क्या किस्सा है इसमें? सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि चुनाव बंगाल में लड़ा जा रहा है और एक लड़ाई यहाँ पे निर्वाचन सदन में चल रही है। बिल्कुल, हाँ। और इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी मैं बताऊं आपको, तृणमूल कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार जी जो CEC हैं उनके लिए बना के तैयार करके रखी हुई थी। क्योंकि हुआ क्या, आपको ध्यान हो, गेट लॉस्ट, और जिस अंदाज से उन्होंने गेट लॉस्ट बोला था डेरेक ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कई रिपोर्टर्स को लगा कि वो उन्हीं को कह रहे हैं गेट लॉस्ट। और बगल में 2 फोटोग्राफर थे जो एकदम जो होता है तस्वीर खींचने के लिए झगड़ा झंझट, तो उनको लगा उस समय कि हमें कह रहे हैं गेट लॉस। नहीं, मैं बता रहा हूँ हमें क्या कहा गया है, गेट लॉस। तो अब उस स्क्रिप्ट का हिस्सा मैं बताता हूँ। असल में क्या था कि 11 बजे का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और तृणमूल कांग्रेस दोनों के लिए। मीटिंग 10 बजे शुरू हुई, 10:02 पे चारों जो 3 सांसद, एक पूर्व सांसद तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन की अगुवाई में पहुंच गए। और आमतौर पे आप भी रहे मीटिंग्स में, मैं भी रहा हूं, तो 2 घंटा 2.5 घंटा तृणमूल वाली मीटिंग CEC के साथ खत्म ही नहीं होती है, उससे पहले 7 मिनट में खत्म हो गई। नहीं, पिछले 3 बार में तो हमने देखा, जब वो अभिषेक बनर्जी आए थे, जब ममता बनर्जी आई, और अभी ये 10-5 मिनट में ही बस
ये एक तरफा गुरिल्ला युद्ध टाइप होता है। ये अपनी बात सुनाते हैं, जैसे ही सीईसी बोलना शुरू करते हैं, चूंकि सीईसी काफ़ी लंबा बोलते हैं और हर एक पॉइंट का जवाब देते हैं, लेकिन इन्होंने तीनों बार यही किया कि अपनी बात कही और उसके बाद बोले कि अब हम जा रहे हैं, हमें आपका स्पीच नहीं सुनना है, वी हैव नॉट केम हियर टू लिसन योर स्पीच। इस बार भी यही हुआ। तो उसमें हालांकि टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 11 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक वर्चुअल मीटिंग थी और 11 बजे ममता बनर्जी को पर्चा भरने जाना था। तो तृणमूल कांग्रेस भी चाह रही थी अपने प्लानिंग के हिसाब से कि 10:30 बजे तक ये सब मीटिंग खत्म हो जाए, 15 मिनट में मीडिया बाइट हो जाए, उसके बाद सारा फोकस बंगाल चला जाए, लेकिन मीटिंग 7 ही मिनट में खत्म हो गई। और एक रणनीति का कहते हैं ना, आपको बहुत इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप स्क्रिप्ट लिखें और वो पूरा पिक्चर एकदम कट टू कट लागू हो जाए। रणनीति टीएमसी ने बनाई थी कि जब हम निकल रहे होंगे तो ज्ञानेश कुमार जी को, सीईसी को कह के आएंगे मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कहा भाई ये क्या रणनीति, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस किस बात के लिए ये? लेकिन वो बता रहे हैं कि शुरुआत ही मीटिंग की वहीं से हुई। नहीं, जैसे ही अंतर घुसे ना, नहीं अंत में तो ऐसा मामला हो गया कि वो कहे तू अभी यहाँ से दफा हो जा और ये कहें कि यहाँ से चलो। शुरुआत यहाँ से, मैंने सीईसी से मतलब सीईसी ऑफिस के लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि मीटिंग में घुसते ही इन्होंने कहा कि मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपने रिकॉर्ड बना दिया, आप पहले ऐसे सीईसी हैं जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट आया है। और एक अच्छी बात क्या है कि दोनों जगह के सूत्र, टीएमसी के सूत्र और इलेक्शन कमीशन के सूत्र एक बात पे तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं कि सीईसी को बोलने नहीं दिया गया। तो इन्होंने पहले तय कर लिया था कि हम जाएंगे, बोलेंगे कि मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहले सीईसी बन गया जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट आया, ये काम एग्जीक्यूट हो गया, इनको जो कागज देने थे वो कागज ये दे दिए, एक तरह का टीजर था। बिल्कुल, ये सब देते हुए उसके बाद जो है गेट लॉस्ट वाली बात इस बात पे शुरू हुई, जहां कॉमन प्लेटफॉर्म पे हैं लोग, कि ज्ञानेश कुमार जैसे सीईसी बोलने के लिए जा रहे थे, वैसे ही डेरेक ओब्रायन और उनके पार्टी के लोगों ने कहा कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप अपने दोनों कमिश्नर्स को बोलने नहीं देते हैं, आप जो उनको बोलने दीजिए, वो साइलेंट हैं दोनों। और इतना करते ही फिर जो हुआ वो तो पता ही है कि भाई किसी के दफ्तर में आप हैं और कहें कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। खैर, ये एक बात हुई कि लड़ाई तो चल रही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पीचमेंट वाला जो मामला जो खत्म हो गया लोकसभा और राज्यसभा में, मुझे सूत्रों के हवाले से जो पता चला है, अब ये लड़ाई लीगल होने वाली है। अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में पूरी लीगल लड़ाई लड़ी जाएगी, उसकी रणनीति तैयार की जा रही है। और वो इस आधार पे, उनका कहना है कि जस्टिस वर्मा को लेकर जब इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ तो बहुत लेट डाउन प्रोसेस दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि 6 स्टेजेस होंगे। तो ये जो इम्पीचमेंट कैंसिल किया गया है, स्टेज 1 में ही कैंसिल कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, और बिना कंप्लेनेंट को सुने हुए। तो तृणमूल कांग्रेस ने, विपक्षी दलों ने कंप्लेंट की, उनमें से किसी को बुलाया नहीं गया, और उसके बाद एक तरह से मिनी ट्रायल कंडक्ट कर दिया गया। ये सब दावा विपक्ष अपनी रणनीति में कर रहा है, इसलिए लोग लीगल लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। असम से अब हम नीचे उतर चुके हैं, बंगाल और बंगाल से बिहार, बिहार से अब तमाम चीज़ों का दौरा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक में आप भी चाय पी लें, हम भी चाय पीते हैं, उसके बाद फिर से रिफ्रेश होकर हाजिर होते हैं। ये समझ लीजिए कि उस दौर में अमेरिका करीब करीब अंधेरे में डूबा रहता था, क्योंकि वो तेल खरीदना तो चाहता था मगर कोई उसे बेच नहीं रहा था। लेकिन इस अंधेरे के पीछे एक ऐसी सीक्रेट डील पक रही थी जिसने अगले 50 सालों के लिए दुनिया की किस्मत लिख दी। अमेरिका के जंग में कूदने से अरब मुल्क बहुत नाराज हो गए। वो अमेरिकी धरती पर हमला तो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने चाल चली, अमेरिका पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। उस साल क्रिसमस की लाइट्स तक बुझा दी गई। ऐसे में कई आइडिया सोचे गए। एक था सऊदी अरब के तेल कुओं पर कब्जा कर लिया जाए। हेनरी किसिंजर ने बात एक इंटरव्यू में बोली भी थी। ये इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध से। जब दुनिया तबाह हो रही थी, अमेरिका ठाठ से खड़ा था। ब्रिक्स पर तो आरोप भी है कि वो पेट्रो डॉलर की डोमिनेंस तोड़ना चाहते हैं। हाँ, रूस और चीन अब धीरे धीरे युआन में डील बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बदलाव आपको भी पता है, हमें भी और अमेरिका को भी, कि रातों रात नहीं होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है रिपोर्टर्स ऑफ एयर पे। और अब तक आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपना लाइक, अपनी राय ज़रूर देंगे। लेकिन इससे पहले आप अमित भारद्वाज से सुनिए कि पश्चिम बंगाल में
बीजेपी की रणनीति क्या है वो तो हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल ने बताई। अब बाकी अन्य तृणमूल कांग्रेस और बाकी लोगों की रणनीति क्या है, कौन से आंकड़ों पे भरोसा कर रहे हैं, वो अमित भारद्वाज आपको बताएंगे। कथा शुरू हो। देखिए, ऐश्वर्या ने तो बताया कि कैसे मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है, रणनीति क्या है, लेकिन कुछ नंबर्स हैं जिसको लेके तृणमूल कांग्रेस वाले एकदम अड़े हुए हैं कि नहीं, ये हो गया तो सर मुंडवा लूंगा। उनका कहना है कि कलकत्ता में, आप बाकी जगह छोड़ दो, कलकत्ता की 11 में से एक भी सीट अगर बीजेपी जीत गई तो तृणमूल कांग्रेस का एक सांसद सर मुंडवा लेगा। अच्छा, तो इस लेवल का वो इस वक्त कॉन्फिडेंस जता रहे हैं। और वहीं उसी में से देखिए, भवानीपुर की भी सीट है जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। प्रधानमंत्री कह के आए हैं कि हम नंदीग्राम का रिपीट कर देंगे, नंदीग्राम का रिपीट। और टीएमसी जो है किन आंकड़ों पे इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, भरोसा कर रही है कि उनके हिसाब से 2024 के अगर आप नंबर लेंगे तो तकरीबन 100 से ज़्यादा सीटें हैं जहां पे 15% से ज़्यादा मार्जिन टीएमसी का था। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि हम शुरुआत ही 100 से कर रहे हैं, अगर ये मेंटेन रहा। और 24 में मैंडेट पीएम का था, पीएम मोदी का था, तब इतना अगर हम 15% का मार्जिन मेंटेन किए हुए हैं तो फिर वो कितना रिड्यूस हो जाएगा हमारी मैंडेट पे। उसके बाद उन्होंने गिना 34 और ऐसी सीटें हैं जहां पे मार्जिन 10% का है हमारे में और किसी और दल के बीच में गैप जो होता है, मतलब 135 सीटें यही हो गई। इसके बाद बीजेपी की भी सीटें उन्होंने गिनवाई कि तकरीबन 45-46 ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी या तो 10% 15% के मार्जिन पे थी या 5 और 10% के मार्जिन पे थी। तो उनका आंकड़ा 45 पे शुरू हो रहा है, हम लोग शुरू कर रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं 140 के आसपास। ये तृणमूल वाले अभी आंकड़ों के साथ जो खेलता है, हर पार्टी खेलती है, 60 पे वो मान रहे हैं। इसी आंकड़े में मैं एक और आंकड़ा देता हूं। हो सकता है कि टीएमसी ने इस पे ध्यान दिया, जो 91 लाख वोट जो कट रहे हैं, क्या इन्होंने उसको शामिल किया है उसमें? अगर उस 91 लाख को अगर आप 196 उतनी जो जितनी सीटें उसमें आप बांट दो तो बहुत अंतर पड़ सकता है। तो आंकड़ों का खेल दोनों तरफ से है। अब इन्होंने 2024 में किया, 2024 के बाद एसआईआर हो गया, एसआईआर ने बड़ा रोल प्ले किया है, तो इसको देखना होगा। आप मुझे करेक्ट करिएगा, क्या बंगाल के अंदर इलेक्शन कमीशन गई थी बीजेपी एसआईआर के खिलाफ? नहीं गई थी एसआईआर के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। यूपी में गई थी बीजेपी, तो कहीं भी नहीं गई है। जहां जहां गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं वहीं पर ही हुआ ना। योगी जी भी कभी नहीं आए। नहीं, योगी जी ने तो बोला ओपनली, जो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन चुनाव आयोग के पास ऑफिशियली ये लोग नहीं गए। ऑफिशियली इन लोगों ने कहा, केरल सरकार भी, केरल में भी कुछ लोग आए लेकिन सरकार नहीं आई। अच्छा, तो ये कहना है कई लोगों का कि जो पहले फेज में जो वोटिंग हो रही है उसमें जो वोट कटा है, जो डिलीशंस हुए हैं, आई थिंक एसआईआर की तीन फेजेस हुए हैं बंगाल के अंदर। तो जो पहले फेज की वोटिंग की जो सीट्स हैं उसमें जो वोट कटे हैं, ऐसा कई लोगों का कहना है, उससे टीएमसी को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जो दूसरा फेज होने वाला है वोटिंग का, यानी जो 26-29 को होगा, आज ही पता चल जाएगा कि दूसरे फेज में कितने वोट, कितने जो एडजुडिकेट किए हैं उसमें से कितने डिलीशन हुए, कितने इंक्लूजन। उनको लगता है कि सेकंड फेज में जो डिलीशंस हो रहे हैं वो उनसे हमको नुकसान होगा। बिल्कुल। टीएमसी का और अन्य जो दल हैं जो आपको लड़ाई करते हुए दिखते हैं उनमें और जो दूसरी पार्टियों में जो सबसे बड़ा फर्क है संजय जी, वो ये है कि वो थोड़ा ऑप्टिक्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। राहुल गांधी ने 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा निकाली बिहार के अंदर एसआईआर के मुद्दे के ऊपर कि आपके वोट डिलीशंस हो रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं बना, 2/3 बहुमत लेकर एनडीए जीत गया। वहीं ममता बनर्जी काला गाउन पहन के सुप्रीम कोर्ट चली। उनकी देखा देखी में अरविंद केजरीवाल भी जा रहे हैं रिक्यूजल के लिए। आप इस हर चीज जो है 24 घंटे की लड़ाई है राजनीति आज की डेट में। आप 2 महीने पहले उठ के या 6 महीने पहले या 8 महीने पहले ऐसे नहीं, आपको मतलब 24/7 आपको लड़ना पड़ेगा, तभी आप लड़ाई के अंदर बने रह सकते हैं। भाजपा जो है वो यही करती है सर। केरला के अंदर आप बोलेंगे कि केरला के अंदर बीजेपी का कुछ नहीं है। बीजेपी लॉन्ग टर्म 15 साल 20 साल मेहनत करते रहेंगे और फिर एक दिन
फल निकलता बंगाल है। में एक और फर्क है वैसे सर। बंगाल में फर्क क्या है मैं बता दूं, मुझे बहुत रिलायबल सोर्सेस ने बताया कि अगस्त में जब डिनर होस्ट किया था राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर, अगस्त 2025 में वोटिंग कब है बंगाल में, अभी हो रही है अप्रैल में, तब अभिषेक बैनर्जी ने तकरीबन आधे घंटे खड़े होकर राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, अखिलेश यादव को ब्रीफ किया कि ईवीएम हैक नहीं है, हैक आपका इलेक्टोरल रोल हो रहा है, और पूरा वो ब्रीफिंग बाकायदा बताया कि कहाँ कहाँ क्या क्या ध्यान देने की जरूरत है आपको। फर्क क्या है कि ऑप्टिक्स में तो लड़ रहे हैं, आपको पता है अभिषेक बैनर्जी बीएलए को फोन कर लेते हैं, टीएमसी के बीएलए को। अब आप समझो कि किस लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है अगर, और ये फर्क समझिए कि बूथ लेवल एजेंट की बात कर रहे हैं, बीएलओ की बात नहीं कर रहे हैं। बूथ लेवल ऑफिसर जो है इलेक्शन कमीशन, और बीएलओस को भी किसने अपॉइंट किया पहले, तृणमूल ने, जिसको बाद में चेंज किया गया क्योंकि राज्य सरकार उनकी है। और बीएलए हर जगह जो 2 बीएलए लगाने होते हैं, बीएलए 1 बीएलए 2, वो भी तृणमूल ने अपना पूरा 100% ट्रैक किया, और उसमें कोई सीनियर लीडर अचानक से फोन कर लेता है फिर तो बीएलए एकदम बूस्टअप रहता है। और यही दिल्ली वाले का भी सवाल पूछा था मैंने उनसे कि दिल्ली में भी तो क्लिनिकल सर्जरी हुई, वोटर डिलीशन तो यहाँ हुआ ही है। तो फिर उस पर वही जवाब आया कि दिल्ली में कब पता चला अरविंद केजरीवाल को, 2 महीने पहले। हमने कब शुरू किया, 8 महीने पहले, 7 महीने पहले। तो ये फर्क है तृणमूल कांग्रेस और बाकी पार्टियों में। आज सदन मुझे चलाना है और मुझे अपने अंदाज में ही चलाना है, क्योंकि चुनाव की चर्चा तो हो गई और चुनावी चर्चा में बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, सांप बिच्छू मगरमच्छ सब आ गए हैं। तो न सिर्फ भाषणों में, रैलियों में, बल्कि वो ग्राउंड पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमारे खुफिया संवाददाता जितेंद्र सिंह बताएंगे कि सांप बिच्छू कहाँ नदियों में उतारे गए हैं और क्यों, वहाँ विपक्ष कौन है जिसको रोकने के लिए सांप और मगरमच्छ उतारे जा रहे हैं नदियों में। जितेंद्र बताइए। इसको बताने से पहले ये बात बता रहा हूँ संजय जी कि इसके लिए दर्शकों को ये बता दूं कि ये खुफिया रिपोर्ट भी लेकर के मैं आया हूँ। जो खुफिया रिपोर्ट किसी के पास नहीं है, वो पूरी खुफिया रिपोर्ट हमारे पास इस वक्त मौजूद है, स्क्रीन पर भी दिखा सकता हूँ। रिपोर्टर्स ऑफ एयर में, अखबारों में आपने ये देखा होगा या सुना होगा कई जगहों पर कि आप बॉर्डर पर घुसपैठ को रोकने के लिए मगरमच्छ और सांप जो है नदियों में डाले जाएंगे। लेकिन उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ और कैसे ये रिपोर्ट बनी और किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट हुई और ये फिर हमारे पास तक कैसे आई, इसकी पूरी कहानी ये है कि एक कॉन्सेप्ट चला था, एक विचार है ये पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ में, जो कि बॉर्डर गार्डिंग करती है, बांग्लादेश बॉर्डर और जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर है। यहाँ पर बहुत ऐसे इलाके हैं जो रिवराइन एरिया है, जहाँ पर नदियाँ हैं, और वहाँ दिक्कत ये होती है कि हर एक जगह फेंसिंग वही सीमा है, फेंसिंग लगाना वहाँ पर जो है पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। इसलिए एक प्लान ये आया, चर्चा चल रही थी, एक अधिकारी से हमारी बातचीत हुई, तो हमने कहा ये ओरिजिन कैसे हुआ कि भाई इस तरीके की चीज आना कि मगरमच्छ पालेंगे, आइडिया कैसे आया, मगरमच्छ पाला जाएगा, सांप को पाला जाएगा। तो बोले कि एक चर्चा चल रही थी कहानी की, जब पुराने जमाने में क्या होता था कि राजा के जो बड़े बड़े किले होते थे, तो किलों के चारों तरफ जो है ट्रेंच बनाई जाती थी, खाई बनाते थे, और उसके बीच में पानी जो है भरा जाता था, और उसमें राजा लोग क्या करते थे कि जो सांप हैं, इसके साथ साथ मगरमच्छ हैं, और ये तो एक तरीके का दिमाग में खौफ पैदा करने के लिए कि अगर कोई इनमी जो है इन्फिल्ट्रेट करके आता है तो उनके दिमाग में ऐसा खौफ पैदा कर दिया जाए कि यहाँ मगरमच्छ हैं, सांप हैं, उसको जो है उससे आप अगर एंट्री करोगे तो वो खा जाएगा। तो यही प्लान, और ये चर्चा हुई, बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में चर्चा हुई। तो एक ऑफिसर ने क्या किया कि उस जो चर्चा हुई, विचार चल रहा था, उस विचार को सिग्नल में तब्दील कर दिया। सिग्नल क्या है जो कि हमारे पास इस वक्त मौजूद है, वो रिटर्न सिग्नल जाता है, जो फोर्सेस में रिटर्न सिग्नल जाता है, वो धीरे से कहीं से लीक हो गया, हमारे पास भी आ गया, लेकिन इसको जो है बहुत सारे लोगों, बहुत सारे जर्नलिस्टों के पास है ये। तो उसमें ये हुआ कि उसमें लिखा गया कि क्रोकोडाइल और इसको जो है रिवराइन एरिया में लगाया जाएगा, और लगाने के बाद स्नैक्स को किस तरीके से उसमें जो रिवराइन गैप हैं उसमें इनको
रखा जाएगा और इसको अभी एक्सप्लोर किया जा रहा है, सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पर पालना शुरू कर दिया गया। तो इस तरीके की चर्चा उस मीटिंग में हुई और मीटिंग के बाद जो है ये सिग्नल दिया गया सारी फोर्सेस में और उसके बाद ये तय किया गया कि इस तरीके का आगे फिजिबिलिटी देखी जाएगी कि सर। लेकिन सवाल वहीं पर एक अधिकारी ने ये भी उठाया कि भाई अगर मगरमच्छ वहाँ पर रखे जाएंगे इतनी संख्या में और सांप पाले जाएंगे तो हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स भी वहाँ पर जाती, हाँ, आम लोग भी जाएंगे, आम लोग भी, उनको भी खतरा हो सकता है। तो इस तरीके की बातें चल रही थी कि किसने आखिर ऐसा जो है ये विचार दिया, क्या हुआ और सिग्नल बन करके ये बाहर निकल गया। अभी इस पर चर्चा आगे जारी है, ठीक है। अगले एपिसोड में चर्चा के बाद क्या होता है तो वो विस्तृत जानकारी यही आपको बताना चाहा कि बस्तियां जलाने वालों ये ध्यान भी रखना, दोस्तों के घर भी हैं दुश्मनों की बस्ती। क्या बात है, वाह, तो सही उन्होंने बात है। बताया कि भाई उनको कर दोगे तो अपने लोग कहाँ, हाँ, ये तो है। मुश्किल हो जाएगी। जितेंद्र, आपने बहुत जबरदस्त जानकारी दी। इसके बाद अब हम फिर लौटते हैं पॉलिटिक्स, सियासत पे। अब बिहार में नीतीश कुमार आ गए हैं दिल्ली। बिहार का सम्राट कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच बातचीत चल रही है। तो उसमें कई सारे 2.5 साल और 2.5 कदम, ये क्या कहानी है अमित? हमारे दर्शकों के कोड डिकोड करके बताइए ना। बात कही गई कि आप अगर विजुअल्स देखेंगे नीतीश कुमार और एनडीए के नेताओं की, तो ज़्यादातर नेता जो लोग नीतीश कुमार के समकक्ष चलने की कोशिश जिन्होंने की, सुशील मोदी जी को छोड़ के, वो निपट गए। उनका जो है राजनीतिक करियर धीरे 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 ख़त्म कर दिया गया। और इस कहानी में एड ऑन जो है क्या कहते हैं उसको, लिटमस टेस्ट, वो हमारे पास आया। हमारे सहयोगी शशि भूषण हैं बिहार में, उनके थ्रू, तो उनके हवाले से कि सम्राट चौधरी बहुत पहले समझ गए थे कि अगर उनको चलना है नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिला के, तो पीछे चलना होगा। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। उसी सरकार को चला रहे हैं, डेप्यूटी हैं, लेकिन पीछे चलना होगा। 2.5 कदम पीछे चलते हैं, हमेशा ही कहा जाता है सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के। तो आप फ्रेम में कभी देखेंगे तो आपको अक्सर फ्रेम में दिखेगा कि नहीं, सम्राट चौधरी एक गैप बना के, दूरी बना के, तो मुझे लगता है ये 2.5 का आंकड़ा बहुत सही है। 2.5 आखर प्रेम के पढ़ने हैं तो 2.5 कदम पीछे चलना पड़ेगा, तभी वो आप प्रेम का पाठ पढ़ सकते हैं और नीतीश कुमार आप पे भरोसा कर सकते हैं। और वो कहानी उनको पता चली कुछ नवंबर के आसपास, इसमें कुछ की नीतीश कुमार पलटी मारने की सोच रहे हैं नवंबर 2023 में। और आप नवंबर 2023 से अभी अगर देखेंगे उनका पूरा आर्क कैसे कंप्लीट हो रहा है, तो 2.5 साल आपके बीत चुके हैं। अब पहली बार बिहार में संभावनाएं बहुत प्रबल हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनने वाला है, और 2.5 कदम पीछे चलने वाला व्यक्ति आज उनको राज्यसभा का शपथ दिलाने के लिए पीछे वाली सीट में बैठकर लेकर गया है। और 2.5 साल करीब सत्ता संभालेगा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, ज्यादा ही संभालेगा। 2.5 साल, अभी तो चुनाव हुआ है। ये 2.5 का आंकड़ा ना बहुत ही खतरनाक आंकड़ा है। ये कहीं पर हुआ है ऐसा? नहीं, ज्योतिष में कहते हैं ढैया जो है बहुत दिक्कत खड़ी नहीं, करता है। मैं वही बोल रहा हूँ, क्या राजनीति के अंदर ढैया तो ये है कि शनि किसी भी ग्रह पे 2.5 साल रहता है जी। तो जिस राशि पे वो 2.5 साल रहता है, उससे पीछे की 2.5 साल वाली राशि पे और आगे पहुंचने के बाद भी 2.5 साल वो उसको करता है। तो इसलिए 2.5, 5 और 2.5, 7.5, इसलिए 7.5 ही लगती है। 7.5 वाला तो पॉलिटिक्स में अगर 7.5 लग गया, तो वर्तमान में जो लगातार आप लोग चर्चा कर रहे हैं क्या हो सकता है, तो भविष्य भी बताएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 2.5 साल के फॉर्मूले होते हैं, ये बड़े बड़े खतरनाक फॉर्मूले होते हैं। कभी पब्लिकली तो इनको अनाउंस किया नहीं जाता, हमेशा बंद कमरों में जिन लोगों के साथ में ये फॉर्मूला तय होता है उन लोगों को बताया जाता है, और फिर इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो फिर आपके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन होता नहीं है। हाँ, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अंदर 2.5 साल का फॉर्मूला की बात हुई, लेकिन वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। हाँ, इसी तरीके से मायावती और बीजेपी ने अलायंस किया और बोला कि पहले मैं बनूंगी, फिर आप बनेंगे, फिर खुद बनी, फिर सरकार ही गिर गई। हाँ, ये जो तमाम जो एग्जाम्पल्स हैं, इसमें एक एग्जाम्पल बिल्कुल स्टैंड आउट करता है, वो है कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का। वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, गठबंधन की, और ये तय हुआ कि 3-3 साल मुख्यमंत्री बनेंगे। उमर अब्दुल्ला पहली बार मुख्यमंत्री बने, 3 साल तक उनको रहना था। सोचिए,
कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का ये फैसला था कि हम 3 साल अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, आप कंटिन्यू करा लीजिए। तो उन्होंने अपना जो टेन्योर था फॉलो ऑन दे दिया, उनको दे दिया कि आप पूरा करिए। तो वो उस समय पर पूरे 6 साल मुख्यमंत्री रहे। मुझे नहीं लगता कि आप देखिए यहाँ तो अपना बना के भाग जाते हैं लोग कि अपना जो है बनाया 2.5 साल 2 साल जो भी अपना किया और फिर निकल गए। ऐसे ही एक बारी सपा और बसपा में भी हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, तब भी सरकार गिर गई थी जब दूसरों की बारी आई थी। ये पॉसिबल 2.5 साल का जो फॉर्मूला है, या तो आप पब्लिकली अनाउंस कर दीजिए, इसको बाइंडिंग कर दीजिए बंद कमरों में आपने। और अच्छा एक बात और मैं बताता हूँ, एक राज्य का नाम नहीं बताऊंगा जहाँ पर ये प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है, 2.5 साल का बोला गया था। लोग समझ गए कि आप कौन से राज्य का बताना चाहते हैं। सही है। नहीं जनता हमसे आपसे ज्यादा समझदार है। संजय जी, जो बड़े लोग होते हैं ना, जो बड़े लोग मतलब जो लीडरशिप होती है, वो आपको कभी ये नहीं बोलेगी कि आप एक काम करिएगा, आप मेरे पास जून 2028 में आइएगा, मैं आपको मुख्यमंत्री बना दूंगा। ऐसे वो कभी नहीं बोलते। वो हमेशा ये बोलते हैं, नहीं, विल टेक गुड केयर ऑफ यू, यू विल बी अकोमोडेटेड। ये सब शब्द किसी को ये तारीख देख के नहीं बोला जाता है कि आप आइए 26 जून को आपका राज तिलक होगा। ऐसे कभी नहीं बोला जाता। यही बोला जाता है कि विल टेक गुड केयर ऑफ यू, विल एडजस्ट यू, विल अकोमोडेट यू। अब इसको आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये जो है वो गड़बड़ है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ बिहार में 2.5 साल की बातें हो रही है। 2.5 साल की बात नहीं हो रही है, 2.5 साल बीत गए उस बात। चलिए, अगर 2.5 साल की बात नहीं भी हो रही है, क्योंकि एक लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है, तो ये एक राइडर है। जितेंद्र, आप बताएं कि चीज़ें जिस दिशा में चल रही हैं, इलेक्शन कमीशन और चुनाव और बिहार और इन तमाम चीज़ों को लेके, तो आपके पास भी बड़े दिलचस्प हमारे किस्से पास हैं। अभी असम और ये इस ब्रह्मपुत्रा इलाके की बात चल रही थी, अब गंगा किनारे की बात आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक अलग तरीके की अभी गंगा उल्टी एक नेता की बह रही है। वो नेता जो है कि उत्तर प्रदेश में, मतलब उसके बारे में कहते हैं कि वो ऐसे मौसम वैज्ञानिक हैं जो प्रेडिक्टेबल रहते ही नहीं, अनप्रेडिक्टेबल मौसम वैज्ञानिक। उनका नाम जो है बताने से पहले हम उनके तो बारे में जलवायु परिवर्तन वाले मौसम वैज्ञानिक हैं, अचानक ओले पड़ गए, जलवायु परिवर्तन वाले हैं वो। और उनको बोलते हैं पिलका नेता, राजभर, राजभर आपने नाम सही, ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर। उनकी पार्टी, अभी उनका एक बयान आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान आया है। उन्होंने कहा कि वो जहाँ अभी हैं, जहाँ से विधायक हैं, वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे और उस जिले को छोड़ करके पूरे जिले को ही 1-2 जिला क्रॉस करके अलग आ गए, फिर वहाँ करेंगे। और बोला कि अब मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। तो वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। और वो खुद ही एक बार बोले, एक बड़े नेता बता रहे थे कि राजभर एक जगह बयान दे रहे थे, बोले कि मैं तो पॉलिटिशियन बिन पेंदी का लोटा होता है, मतलब उसके अंदर कोई वो नहीं है, कभी भी कुछ भी बोल सकता है। तो वही वाली स्थिति इनकी दिखाई पड़ रही। इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ये आजमगढ़ के अतरौलिया से जो है चुनाव लड़ेंगे, और दूसरी एक सीट और है, अपने बेटे के लिए भी बोल दिया, दीदारगंज। और जहाँ के अभी वर्तमान विधायक हैं जहूराबाद, जो कि गाजीपुर में पड़ता है, और वो पूरा एरिया जो है अंसारी भाई लोग उनके एरिया का आता है। तो 2022 में जब चुनाव हुए थे तो उस दौरान जो है वहाँ उसको सपा का गढ़ बोलते हैं, तो वहाँ पर उनकी जीत हो गई थी, क्योंकि ओपी राजभर उस समय समाजवादी पार्टी में थे, पीडीए में थे। हाँ, तो वही चीज़ है। तो उनका जो है स्थिति ये है। और इस बार उनके बारे में एक लोग तो जिनसे सीनियर उत्तर प्रदेश के जर्नलिस्ट हैं वो ये बता रहे थे, उनसे हमने बातचीत किया, हमने ओपी राजभर का पूरा उनके बारे में खुफिया जानकारी हमने जुटानी शुरू की। तो उन्होंने ये बताया कि ओपी राजभर ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जीरो से, ऐसे व्यक्ति हैं जो कि टेम्पो चलाते थे, टेम्पो ऑटो चलाते थे, और ऑटो चलाते चलाते वो मंडी में आए, मंडी में सब्जी बेचना उन्होंने शुरू किया, और ऑटो चलाने के दौरान उनको किसी ने थप्पड़ मार दिया था पुलिस वाले ने। उससे उसी समय उन्होंने कह दिया था कि अब मैं पॉलिटिशियन बन करके
उसके घर में गए थे उसको अवार्ड भी देने, उस पुलिस वाले को। अच्छा। कि आपने थप्पड़ मारा मुझे तो मैं और नेता मैं बन गया। इतना बड़ा नेता बन गया हूँ। तो वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ये कहानी हमको उन्होंने सुनाया, सीनियर जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश के। कल रात में हमने उनसे विस्तृत बातचीत किया, क्योंकि मुझे ये वाली जानकारी जो है वहीं से पता चली। फिर उसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि उस पूरे इलाके में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, अभी चुनाव 7-8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में भी आएंगे। नवंबर से ये होगा कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में सीट शेयरिंग की बात शुरू हो जाएगी। तो एक तरीके का माहौल जो है ओपी राजभर ने उत्तर प्रदेश में अभी से बनाना शुरू कर दिया। उनसे जब ये सवाल मैंने किया कि आखिर ये माहौल क्यों बना रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि ओपी राजभर जो है मतलब अनप्रेडिक्टेबल मौसम वैज्ञानिक हैं। वो पहले से ही रुमाल रख देना चाहते हैं कि रुमाल रख दो कि जब उस टाइम में सीट शेयरिंग की बात आएगी तो जो है हमारा रुमाल पहले से रखा हुआ है और हम कह देंगे कि भाई मैंने तो ये इतनी सीटें हमें चाहिए, ये चाहिए, वो बिल्कुल चाहिए। सही कह रहे हैं। और मेरी सुई तो वहीं अटकी हुई थी कि जब इन्होंने बोला कि पॉलिटिशियन तो बेपेंदी का होता है पेंदी का तो खुद ही बोलते हैं उससे वो। उसको लुढ़कने में परेशानी मतलब आसानी होती है। हाँ, कहीं भी लुढ़क सकते तो हैं। उसमें एक शेर है कि कबाबे सीख हैं हम, करवटें हर सू बदलते हैं, जो जल उठता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। जब पार्टी में रहते रहते लगता है पहलू जलने लग गया, अब पलटने की जरूरत है तो तुरंत पलट जाते हैं। तो हाँ, तो सीख ये कबाब एकदम पक जाता है। कई बार हो चुका है ओपी राजभर के साथ कि जब उन्होंने देखा कि कौन सी पार्टी किसका माहौल कैसा बन रहा है उधर चले गए। कई बार गच्चा भी खा गए इसी चक्कर में कि समाजवादी पार्टी 2022 में बहुत अच्छा हो सकता है, उसमें गए लेकिन गच्चा खा गए, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी। भागे भागे वहाँ से दिल्ली आए, दिल्ली का मैसेज लेकर के उत्तर प्रदेश में गए। कई महीने तक वो लटके रहे, मंत्री नहीं बन पाए। बाद में बड़े दबाव के बाद आपने देखा होगा कि ओपी राजभर जो है मंत्री बने। अब फिर उसी तरीके का बयान दे रहे हैं। त्रिशंकु बनना चाहते हैं क्या? ओपी राजभर वही नेता है ना जिन्होंने कहा था अपने कार्यकर्ताओं को कि आप ये गमछा डाल, उनकी पार्टी का जो गमछा है वो पीला गमछा, हाँ। बोला ये पीला गमछा डाल के जाना और जो दरोगा जो है वो कुर्सी से खड़ा होकर आपकी बात सुनेगा। और 4 दिन के बाद एक वीडियो आया जिसमें उनके कार्यकर्ता जिन्होंने वो उनकी पिटाई हो रही थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये जो ये मैं होलिका दहन टाइप का मामला हो गया कि पीला गमछा भी बचा नहीं पाया उनको। तो कई बार होता है राजनीति में, राजनीति इसी का बाकी एक ना शिंदे भी ऑटो चलाते थे। तो बात अटकती है रुमाल पर। इश्क हो या सियासत, रुमाल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। रुमाल ही दो प्रेमियों को एक करता है और रुमाल ही सियासत में यह तय करता है कि किस कुर्सी पर किसका हक होगा। इसलिए बसों में, ट्रेन में तो बिहार और बाकी पूरब में तो रुमाल रखने की आदत है, लेकिन बिहार में सियासत का रुमाल किसने रखा है, कौन रखने जा रहा है, इस पर हम बात करते हैं और सीधा अमित की ओर रुख करते हैं, जो अमित मुस्कुरा रहे हैं एक और रुमाल की दास्तान सुनाने के लिए। हुआ क्या है कि बिहार में अब नीतीश कुमार जी इस्तीफा देंगे तो नई सरकार की गठन होगी। मुझे पता चला कि बिहार में कई सारे मंत्री इस वक्त भागे भागे दिल्ली आए। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तो आए ही क्योंकि उनको लेके जाना था नीतीश जी को शपथ दिलाने के लिए। तो एक नाम नहीं लूँगा, वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, कई बार के विधायक हैं, अभी एक अहम पद पे हैं, ठीक है। इसके बाद वो बिहार में सारा काम वाम छोड़ के भागे भागे दिल्ली आए हैं, संभवतः इस उम्मीद में कि अगर ये वाली जो पद है, जो कुर्सी अभी है, ये चली गई तो किसी और कुर्सी पे नज़र लगा के रखा जाए। हो सकता है सीएम की कुर्सी मिल जाए, हो सकता है किसी मंत्री पद की कुर्सी मिल जाए। और इसी पे एक बात याद आती है मुझे, फिराक गोरखपुरी ने कहा है, ना कोई वादा, ना कोई वादा, ना कोई यकीन, ना कोई उम्मीद, ना कोई वादा, ना कोई यकीन, ना कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतजार करना था। वाह। तो वही है कि किसी को कोई वादा किया नहीं गया है, लेकिन लोग वहां से आ यहाँ रहे हैं। और आज तो जो फुल अटेंडेंस लगाई गई है, कुछ बता दूं, एलजेपी के भी 1-2 विधायक नीतीश जी के घर पे आज खड़े थे, 6 कामराज लेन पे बाहर। उनको भी लग रहा है वहां कि हम चले जाएं, अभी चेहरा दिखा दें, नया भाग्य विधाता के नाम लिख रहे हो, गलती से हमारा भी लिख दिया जाए। वो भी अपना रुमाल लेके आए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि नीतीश कुमार की 30 महीने बाद कोई मीडिया बाइट हुई है। 30 महीने बाद
रैलियों में तो वो भाषण कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया बिहार में और खुद से मुख्यमंत्री दोबारा बने थे पिछली दफे चुनाव के पहले वाले में, तब एक मीडिया बाइट की थी। और उसके बाद कल जब वो राज्यसभा की शपथ लेने के लिए दिल्ली पहुंचे, मैं एयरपोर्ट पे था, फिर उनके घर तक आज पूरे घर पे हम लोगों ने भी अपना माइक्रोस्कोप लगा रखा था वहाँ, तो तब ये एकदम कैलकुलेट करके बताया गया कि 30 महीने बाद नीतीश कुमार ने किसी जगह पे मीडिया से बात की है। संजय झा हमेशा की तरह सवालों की लिस्ट लंबी ना हो इसलिए वो तैयार रहते हैं माइक हटाने के लिए कि हाँ, चलिए हो गया। ये बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। बिहार आप देखिए, जैसे अभी बताया कि कई लोग इस जुगत में हैं कि हमारा भी नंबर लग जाए, हमारा भी नंबर लग जाए। देखिए ये राइटिंग ऑन द वॉल था, बहुत दिनों से बहुत लोग जानते थे कि ऐसा होगा। कब होगा बस इसी को लेकर एक ये था कि क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी के पास इतना नंबर है कि वो माइनस जेडीयू भी ट्राई कर सकती है आज की डेट के अंदर। जो नंबर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है उनके पास, वो खुद भी जाके सरकार बनाना चाहें तो अपना सीएम बना सकते हैं। इसमें सारे नेताओं को लगता है सबको कि गुड़ की भेली पे और हथौड़ा चलने वाला है, भेली टूटेगी तो कुछ ना कुछ तो हिस्सा आएगा चाहे थोड़ा हो। अब हाथी को मन भर, चींटी को कण भर, जिसकी जितनी संभालने की लेकिन अगर सीएम का इस्तीफा होगा तो उनके साथ में उनका मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देना पड़ेगा और नए कैबिनेट मिनिस्टर जो है, तो जिन लोगों ने पहली जुगत लगाकर जैसे तैसे करके मंत्री बने, अब उन्हें फिर दोबारा ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फिर जो है हम जैसे बोलते हैं दिल्ली के अंदर कम से कम कि गणेश परिक्रमा, समझते हैं गणेश, तो इसीलिए बड़े बड़े नेता सब दिल्ली में आके गणेश परिक्रमा क्यों जरूरी है? क्योंकि आप मेहनत करते रहिए बिहार के किसी गंज के अंदर और टिकट लेकिन किसको मिलेगा? जो दिल्ली में नेता के पास था, जो उनकी गणेश परिक्रमा उसके बाद भी किस्मत भी इसमें काम करती है। किस्मत तो सर राजनीति में किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई तमाम उम्र सफर में रहा। बिहार में जो इकलौते मुस्लिम मिनिस्टर हैं बाय द वे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो हैं जमा खान, माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं। और इसी वजह से वो भी बेचारे बहुत नर्वस होंगे इस समय। वो दिल्ली में बाकायदा नीतीश जी के घर पे, पहले एयरपोर्ट पर, आज घर पे लगे हुए थे कि सरकार जब दोबारा से गठन होगी तो कम से कम उनको इतने रिस्की सीट से नीतीश कुमार चुनाव जितवा के लाते हैं और उसके बाद मंत्री बनाते हैं, तो उसमें लॉटरी में नाम आएगा कि नहीं कौन जानता है। बॉस तो आ रहे हैं दिल्ली। अब हम इस सियासत से आगे भविष्य की सियासत पे बात करते हैं। महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक दलों में चर्चा है, लोगों के बीच में चर्चा है, लेकिन अभी चूंकि चुनावी चर्चा ज़्यादा है इसलिए चर्चा थोड़ी दबी हुई है। हम चाहते हैं कि ये चर्चा भी उरूज पे आए और ये चर्चा भी आम लोगों की बात हो। तो इसमें बहुत सारी रणनीतियां चल रही हैं। संसद का विशेष सत्र ही इसी पे बुलाया जा रहा है कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाए और इस पे बात हो। तो यानी अब चुनावी चर्चा जैसे ही फेड आउट होगी वैसे ये चर्चा एकदम से केंद्र में आ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हम आपको पहले से बताएं ताकि आप भी आंकड़ों का गणित ध्यान में रहे आपको। तो इसमें जितेंद्र, जो ये महिला आरक्षण को लेकर चीज़ें चल रही हैं, तो हर एक पार्टी के अपने अपने आंकड़े हैं जिस पर संसद में चर्चा होगी और बात होगी। आंकड़ों की बात तो मैथमेटिक्स में आएगा लेकिन मैं केमिस्ट्री की बात आपको करता हूं। क्या बात है। क्योंकि केमिस्ट्री जो है ना, किस पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि इसमें 2/3 बहुमत की जरूरत होती है ऐसे बिल को पास कराने के लिए। बीजेपी के बड़े बड़े नेता अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज जो उनसे अलग भी हैं, जो कि इससे इतर हैं एनडीए से, उनके साथ कैसे केमिस्ट्री बैठाई जाए जिससे कि इसको बेहतर तरीके से पास करा दिया जाए। मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो उसमें जैसे रणनीति का रसायन शास्त्र, रणनीति का रसायन शास्त्र क्या है, मैंने देखा कि जैसे 2 चीज़ों का रिएक्शन जब होता है तो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है कि इतनी ये चाहिए, रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। बिल्कुल, कि उससे पहले तो ये तमाम चीज़ों की कोशिश जो है बीजेपी एनडीए के द्वारा किया जा रहा है कि कैसे इस जो बिल को है उसको किस तरीके से पास कराना है, क्या है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हमारे जो इन हाउस आरजी हैं वो रहे हैं और पूरी मैथमेटिक्स को ये बताएंगे कि किस तरीके से केमिस्ट्री के बाद मैथमेटिक्स इस महिला बिल को लेकर के आ रहा है उस पर। देखिए, क्योंकि
महिला आरक्षण करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट में पास कराने पड़ेंगे, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। 2/3 मेजोरिटी का मतलब है आपको चाहिए 364 सांसद लोकसभा के अंदर। लेकिन अभी क्या नंबर है? अभी सत्ता पक्ष के पास हैं 293 सांसद, विपक्ष के पास हैं 240 सांसद और 12 सांसद हैं अन्य। यानी जब तक कांग्रेस बीजेपी के साथ में या एनडीए के साथ में इस मुद्दे पर नहीं खड़ी होगी, ये बिल पास नहीं हो सकता। या छोटी पार्टियां हो जाएं तो ऐसा छोटी पार्टियां फिर सबको एक जाना पड़ेगा माइनस कांग्रेस, उसकी भी पॉसिबिलिटी कमी है। तो कुल मिलाकर जब ये अगर पास आपको करना है तो कंसेंशुअल पास हो सकता है, आप इसे बुलडोज नहीं कर सकते। अगर जैसे कि आरोप लगता है, विपक्ष आरोप लगाता है कि आपने ये तमाम जो बिल्स हैं वो आप बुलडोज कर देते हैं क्योंकि आपके पास ब्रूट मेजोरिटी है। यस, इस बार आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, चाहे टीएमसी हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम पार्टी उसको आपको लेना पड़ेगा। में सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो है कोटा विद इन कोटा। SC/ST कोटा तो ऑटोमेटिक नहीं मिल जाएगा क्योंकि वो एनश्टाइंड है संविधान के अंदर। बिल्कुल। ओबीसी का कोटा मांगा जा रहा है। मैंने एक व्यक्ति से बात करी तो उन्होंने कहा कि यार महिला ओबीसी कोटा आप मांग रहे हैं, क्या पुरुषों का ओबीसी कोटा है? बिल्कुल, पुरुषों का ओबीसी कोटा तो नहीं है। कौन सी सीट्स ओबीसी की रिजर्व होती है पुरुषों के लिए? वही नहीं होती। तो आप अगर महिलाओं को दे रहे हैं तो पुरुषों ने क्या गुनाह किया है? आप पुरुषों को भी दे दीजिए। ये मांग आगे उठी तो जाएगी। मतलब ये बड़ा फच्चर फंसेगा इसमें। एक और चीज बताता हूँ, एक बहुत बड़ी नेत्री हैं, राजस्थान से आती हैं। उन्होंने मुझे इतनी मतलब एक मेरे नए ज्ञान चक्षु उन्होंने एक तरीके से खोल दिए। उन्होंने कहा कि राहुल आप जो हैं 33% रिजर्वेशन करके महिलाओं को MP बना देंगे, क्या आप कैबिनेट में देंगे 33% रिजर्वेशन? असली पावर तो वहां है जब कैबिनेट पोर्टफोलियोज के अंदर पावर बटेगी, तब महिला एम्पावर होगी ना। अभी तो जो बड़े बड़े घरानों की जो बहुएं हैं या बेटियां हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगी। लेकिन बिल्कुल सही, लेकिन आप कैबिनेट में दीजिए ना उनको। तो इसमें महिला आरक्षण को लेके राजनीति शास्त्र की बात हो गई, रसायन शास्त्र की बात हो गई, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब आप भी कुछ गठबंधन नया शास्त्र बता दो। गठबंधन शास्त्र हमारे पास रहता है। अमित शास्त्र ये फिजिक्स बता देगा। हाँ, तो इसमें मामला क्या हो रहा है कि पहले रिपोर्टर्स अफेयर में हमने बताया था कि यूपी की सीटें कैसे 500 पार होने वाली हैं और अमेंडमेंट उसको लेकर होगा। प्रधानमंत्री ने लिख दिया आर्टिकल, उसमें क्लियर हो गया, लोकसभा हो रहा है, विधानसभा में भी होगा, यानी कि यूपी में सीटें 500 पार 600 होना तय लेकिन है। शायद कहीं ये भी है संविधान में कि विधानसभा में 500 से ज्यादा सीटें नहीं हो इसी के सकती। लिए तो आर्टिकल 170 का 1 अमेंड करने की अब तैयारी होगी। तो उसमें भी समाजवादी पार्टी बहुत अहम भूमिका फिर निभाएगी क्योंकि यूपी में आप 600 पार करने जा रहे हैं और यहीं पेंच फंस रहा है सर। दक्षिण की पार्टियां भी, दक्षिण के राज्य भी बगावत पे उतारू हैं कि उसमें हमारी सीटें कम हो जाएंगी। एडजस्टमेंट तो हो गया है इस पे। मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये रिपोर्टर्स अफेयर में काफी इस पे चर्चा की, उसमें लेकिन ये मुद्दा रिपोर्टर्स अफेयर में चर्चा से खत्म नहीं होगा। हाँ, खत्म तो नहीं होगा। आप दक्षिण की बात कर रहे हैं। मनीष तिवारी ने तो कहा है कि हिमाचल, पंजाब, हरियाणा इनकी भी से खत्म हो जाएगी। छोटे छोटे राज्य हैं, पहाड़ी राज्य, उत्तराखंड और हिमाचल, उनका भी से खत्म हो जाएगा। उत्तर पूर्व के साथों 7 बहनें, उनका भी से खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो प्रोपोर्शनेटली आप बढ़ाएंगे तो उनकी तो कम बढ़ेंगी, उत्तर भारत में ज्यादा बढ़ेंगी। ये गणित मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा तो अभी जितना शेयर है आपका लोकसभा में उतना ही शेयर रहेगा। ये कौन सा गणित है जब हम बढ़ा ही रहे नंबर ऑफ सीट्स? क्या गणित है? अभी कितनी सी अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं। 120 हो जाएंगी। 120 हो जाएंगी, ठीक है। और केरला के अंदर 20 सीटें हैं, हाँ, बढ़कर 30 हो जाएंगी, ठीक है। अभी डिफरेंस है 60 का, फिर हो जाएगा 90 का। तो बहुत शेयर तो उतना ही रहेगा ना लोकसभा में? नहीं रहेगा ना शेयर 800 के, अभी आप 543 के प्रपोर्शन में आपका शेयर निकलता है, तब 816 के प्रपोर्शन में आपका शेयर निकलेगा। शेयर तो उतना ही रहेगा क्योंकि स्ट्रेट जैकेट 50% सीटें बढ़ रही है। नहीं, ऐसे नहीं है। जब उनकी आप सोचिए ना, इनकी बढ़ी 120, 80 से बढ़कर 50% ही बढ़ी। केरला की भी बढ़ी 80 से 20 से 30। अभी जो डिफरेंस है, करंट डिफरेंस, वो है 60 का, बढ़ के हो जाएगा 90। लेकिन मेजॉरिटी जो सीट्स बढ़ रही हैं वो वहां बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर उनका ये कहना है जो कॉन्सेंट्रेशन
होगा सीट्स का, ज़्यादा सीट्स का, वो उत्तर भारत में होगा। ये मामला वही है, साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है। उनके पास 2 बीघा ज़मीन थी, आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, दोनों को 50-50 रुपए पर बीघा अगर कंपनसेशन मिल रहा था, बढ़ा के मैंने 100 रुपए कर दिया तो आपका 50-100 हो गया है, उनका जो है 100-200 हो गया, लेकिन प्रपोर्शन वही है, प्रपोर्शन नहीं बदला है, नहीं तो ये जो चर्चा चल रही है हाँ। संजय जी, विशेष सत्र जो बुलाया गया है 16, 17, 18 के लिए, जिस तरीके की गर्मा गर्म चर्चा इनके और इनके बीच में हो रही है, ऐसा ही लग रहा है कि सदन के अंदर भी कुछ इसी तरीके की गर्मा गर्म चर्चा होगी। कोई तो मैथमेटिक्स के हिसाब से बात करेगा, कोई फिजिक्स के हिसाब से, कोई केमिस्ट्री। आप क्या किस हिसाब से बात करना चाहेंगे? लिटरेचर। तो पापड़ सेकने में कौन पापड़ सेक पाता, वहां पर कैसे इस पे बात होगी। इससे पहले कि हम रिपोर्टर्स ऑफ फेयर में समापन की ओर आगे बढ़ें, आपको ये बता दें कि जिस पर हंगामा पूरा था जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग को लेकर, उन्होंने इसका पर्दा गिरा दिया है। नाटक खत्म, क्योंकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति को अपने इस्तीफे में बताया है कि मैं अब इस पूरी प्रक्रिया पर ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहता, ज़्यादा चीज़ को खींचना नहीं चाहता, मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। यानी इसे लेकर न केवल उनके घर पिछली होली की बात है जब आग लगी और आग लगने में अकूत नकदी वहाँ पर से बरामद हुई, कुछ जले हुए नोट थे, कुछ बिल्कुल साबुत नोट थे, कुछ जल चुके थे, लेकिन इसके बाद जो धुआं उठा, उस धुएं ने बहुत सारा हंगामा बर्पा किया। उन्हें यहाँ से दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके इलाहाबाद भेज दिया गया और अब वहाँ जब उनके खिलाफ तत्कालीन चीफ जस्टिस ने एक कमेटी बनाई, कमेटी ने जांच में इस बात की पुष्टि की कि उन्हें पूरा इस बात के सबूत मिले हैं कि जस्टिस वर्मा इस मामले में कसूरवार है और उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, और उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की कि चाहे तो संसद इसमें महाभियोग चला सकती है। महाभियोग चलाने के लिए बिल्कुल सही चीज़ें मिल गई। लोकसभा में कमेटी बनी और उस कमेटी को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने और तमाम चीज़ें आगे बढ़ रही थी, अलग अलग दिशाओं से चीज़ें आगे बढ़ रही थी, लेकिन आखिर में ये हुआ कि मुझे भी लगता है कि शायद उनको कोई कानूनी बचाव का उपाय नज़र नहीं आया होगा, लिहाजा उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और अब इस्तीफे के बाद बहुत सारी चीज़ें जो घटनाक्रम चल रहा था, वो सारी चीज़ें बस वहीं पर ही जहाँ थी वहीं पर ठप हो गई। एक गर्मा गर्म खबर मेरे पास भी आया है अभी, क्योंकि ये महिला आरक्षण पे अभी पता चला है। महिला आरक्षण पे अगले हफ्ते हम लोग बात करेंगे ही, तो उसका हुक दे के मैं छोड़ देता हूँ कि इंडिया गठबंधन की रणनीति की बैठक होगी इसमें, और उसमें समाजवादी पार्टी, आप जो कोटा विद इन कोटा का रट्टा लगाए हुए हैं, समाजवादी पार्टी ने वो जो है पुराना अपना किताब निकाल लिया है। सरकार से वो कोटा विद इन कोटा पे क्लैरिटी की मांग रखेगी कि ओबीसी का क्या होगा, और जो हमने पहले यहाँ पे टीजर दिया था उस पे एकदम कंक्रीट जानकारी 2011 वाले सेंसस पे समाजवादी पार्टी नहीं मान रही है, 2021 के सेंसस के डेटा का इंतजार करने के लिए सरकार को कह रही है। ऐसे में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा फिर कि प्रधानमंत्री चाहते हैं 29 में लागू, इसलिए 11 का डेटा यूज हो रहा है। समाजवादी पार्टी अगर अड़ गई कि 21 के ही डेटा पे होगा, फिर तो 29 का चुनाव 37 इसके लिए गया, 34 पे बात जाए, 37 सांसद हैं उनके पास लोकसभा में। तो बात अब वहाँ तो टल रही है, लेकिन यहाँ समय टल नहीं रहा है और हमें अब हम ये 7 लोगों ने अपनी बात कही, अब आपकी ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। आम हमारे दर्शकों ने, हमारे दोस्तों ने जो लिखा है, अपनी प्रतिक्रिया दी है, उस प्रतिक्रिया का जिक्र करते हैं और ये बताते हैं किन्होंने हमारे कान खींचे हैं और किन्होंने तारीफ की है। अमित लिखते हैं कि आई वॉच दिस प्रोग्राम फ्रॉम दुबई, एवरी फ्राइडे आई गो होम लेट टू कंप्लीट दिस शो, वेरी गुड। तो शो तो ज़रूर देखिए, लेकिन घर समय से पहुंच जाइए, लोग आपका इंतज़ार करते होते हैं। आर के पटेल ने लिखा है, थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल गाइज। संजय जी, मेरा नाम भी आया। मौसमी जी, ऐश्वर्या जी, पीयूष जी, आर जी, ETC, ऑल हु आर कमिंग इन दिस शो फॉर सच ग्रेट शोज विच आई रेगुलरली वॉच मी इट। आई एम RK Patel, presently in Miami, Florida State, USA. Originally from Ahmedabad, Gujarat, India, from where our 2 main leaders, heroes, respected PM Modi sir and HM sir Amit Shah, are serving for the welfare of my native country of India. Amit Shah is from my assembly area, though I am US citizen on by paper since 2015. I am
इन इंडिया बाय आई एम एन इंडियन बाय हार्ट एंड आई लव इंडिया। वाह, हर एक भारतीय जिसकी जड़ें यहाँ हैं वो उनको गर्व भी होता है और होना भी चाहिए। बिल्कुल, आपका ये संदेश सारे लोगों तक पहुँच गया है और आप तक भी पहुँच गया होगा। कार्तिक जोशी लिखते हैं कि संजय जी की बागपटुता, मौसमी जी का मस्तीखोर अंदाज, ऐश्वर्या जी की नज़ाकत, पीयूष जी की शरारत, आर जी की गंभीरता जो सबसे और ज्यादा जितेंद्र जी की अगंभीर है। तेज तर्रार निगाहें अरे जो वाह। आगे पीछे दोनों देखती हैं। यही सब हैं जो रिपोर्टर्स अफेयर को सबसे अलग और सबसे मज़ेदार बनाते हैं। कार्तिक जोशी जी, धन्यवाद आपका। अमित कुमार ने लिखा है, ये दूसरे अमित कुमार हैं, रिपोर्टिंग फ्रॉम बॉस्टन। वाह। पिछले एपिसोड में जब ऐश्वर्या ने मेरा कमेंट पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे बचपन के वो दिन फिर से लौट आए जब रेडियो पर कहा जाता था कि आज इस गीत की फरमाइश आनंदपुर से सीता गीता ने की। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपका कार्यक्रम मेरा दिन बना देता है। देश से दूर रहना आसान नहीं होता, लेकिन आपकी टीम मुझे अपने देश से जोड़ देती है। और संजय जी का मेढक वाला कमेंट तो कमाल का था। ये तो सही आप बता रहे हैं कि वतन से जो हवा भी आती है ना, जो अलग खुशबू लेकर आती है, और वो खुशबू आपके तन बदन मन को एकदम तरोताज़ा कर देती है। दिव्यांशु त्रिपाठी ने लिखा है कि देयर वॉज अ क्वेश्चन इन द यूपीएससी एनडीए एग्जाम दैट गज द्वार, अश्वद्वार, गरुड़ द्वार, शार्दूल द्वार एंड हंसद द्वार आर लोकेटेड इन अ बिल्डिंग एट बिकॉज ऑफ दिस पॉडकास्ट आई वॉज एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। अरे क्या वाह, बात है, UPSC, क्या बात very है। good। वाह। और यहाँ मकर द्वार की और गजत द्वार की चर्चा चलती रहती है। भाई दिव्यांशु त्रिपाठी, आपका ये कमेंट मतलब बहुत सारे लोगों को एक नई दिशा दे गया, एक नया आयाम दे गया। अनिकेत तिवारी लिखते हैं, हे गाइज, यू गाइज आर बेस्ट, ऐश एंड पीयूष, उफ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोफेशनलिज्म। आरजी, मौसमी, अमित, ईटीसी, यू आर ऑल्सो जेम ऑफ इंडिया टुडे ग्रुप। ईटीसी में मैं खुद को मीनल शुक्ला ने लिखा है कि पीयूष भाई को जानवरों के बीच रहकर इतनी तसल्ली मिली होगी क्योंकि उन जानवरों की विशेषता जो भी हो, वे बिना वजह राजनीति करके किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इन जानवरों में इतनी इंसानियत तो है। वाह, बहुत दिल को छूने वाला संदेश। तात्या बिच्छू असली वाले, तात्या बिच्छू, उन्होंने लिखा है, असली वाले हैं ये। हाँ असली वाले। Ending Naxalism is still considered underrated, but I am almost like clearing area equivalent to many European countries. ट्रांस वुमेन दीपिका ने लिखा है, उनकी शिकायत भी है और हमें इस पर ध्यान देना है। अगले एपिसोड में हम इनके जो सुझाव हैं और जिनका आदेश है उसको सर माथे पर रखते हुए उसको शामिल करने की कोशिश करेंगे पूरी। इट्स सैड दैट 2 episodes have passed and you have not raised the Transgender Amendment Act 2026 issue, which is grossly against human rights in your session. तो नेक्स्ट वीक हम इसकी जो कमियां हैं और जो सरकार खासियत बता रही है उन सारे का कंपैरिजन भी करेंगे। राघव कुमार ने लिखा है कि आप सभी को नमस्कार। नमस्कार राघव जी, मैं रिपोर्टर अफेयर का नियमित श्रोता हूं, लेकिन आप लोगों ने मुझे एक निराशा हुई है। आप लोगों ने जन विश्वास बिल के बारे में कोई बात नहीं की। जिस देश की आम जनता को बहुत सारे कानूनी परेशानी से निकाल कर सरकार ने उनकी गलतियों पर जुर्माना लगाकर उनकी गलती माफ़ करने का बिल पास किया है। कभी सरकार की तरफ से अच्छे कानून जो संसद में पास किए जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लिया करिए। आशा है अगले एपिसोड में मेरी इस बात को आप लोग पब्लिक को बताएंगे। बिल्कुल। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरफ ध्यान दिलाने के लिए। ध्यान तो हमारा था, लेकिन अब आप लोगों के आदेश के बाद इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों मुद्दों को हम अगले एपिसोड्स में शामिल करने की कोशिश करेंगे ताकि हम आपकी उम्मीदों पर भी खरे उतरें और जनता को इन तमाम गंभीर और संजीदा चीज़ों के बारे में भी बताएं। पहले हमें लगता था कि बहुत सारी जो गंभीर चीज़ें हैं लोग उस पर कितना पसंद करेंगे, लेकिन आप लोगों ने जो अपनी पसंद बताई है उसे देखकर हमें ये हिम्मत हुई है कि हम इन सारे किस्से कहानियों के बीच इन गंभीर चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे, उसमें भी अंदर की बातें आपको बताएंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सलाह और अपनी आपत्तियां ज़रूर दीजिए। नमस्कार। Reporters off.